सो आइए आगे बढ़ते हैं ये समझने के बाद कि जी ओसीआई रिवर्सल के दो टाइप्स हो सकते हैं, बेसिस एडजस्टमेंट जो कि हमने अपने इस क्वेश्चन में करके देखी, जो एग्जांपल हमने सॉल्व की, और दूसरी रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट जो कि अभी हमें नहीं पता क्या होती है, ठीक है ना, वो भी हमने देखनी है, समझनी है। तो आपके नोट्स में एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 1 हमने लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व कर ली हुई है। अब हम एग्जांपल 2 की बात करने जा रहे हैं, जो एग्जांपल 1 के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आएगी आपके नोट्स के अंदर, ठीक है जी। इसके ज़रिए हम ज़रा देखते हैं, मज़ीद कैश फ्लो हेज को स्टडी करते हैं। कहता है ऑन 1 मार्च बी लिमिटेड committed to import machinery from England for 1 million sterling। ये इंग्लैंड की करेंसी है, इसको स्टर्लिंग बोलते हैं, ठीक है, पाउंड बोलते हैं लोग, स्टर्लिंग बोलते हैं आमतौर पे, ठीक है। It entered into a 5 months forward exchange contract। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम पढ़ चुके, ऑन द सेम डे। सो उसने हेज करने के लिए फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये जो वो जिसको हेज करने की बात कर रहा है, 1 मार्च को हेज करने की बात कर रहा है ना, क्या ये 1 मार्च को मेरी बैलेंस शीट में, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डेड आइटम है ये कोई? बिल्कुल भी नहीं। ये 1 मार्च को मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डेड आइटम नहीं है, ऐसे ही है ना, इट्स नॉट एज सच अ रिकॉर्डेड आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हेन इट इज़ नॉट अ रिकॉर्डेड आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये लाइकली क्या है, ये कौन सी हेज होगी जी? क्या लाइकली है, विच हेज दिस विल बी? दिस विल बी कैश फ्लो हेज, बिकॉज अगर वो रिकॉर्डेड आइटम हो और उसकी फेयर वैल्यू का रिस्क कवर करना हो तो वो फेयर वैल्यू हेज होती है, अदरवाइज कैश फ्लो हेज होती है। तो हम सबको मालूम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, कहता है मशीन वॉज इम्पोर्टेड एंड पेमेंट वॉज मेड एट 31 जुलाई। सो 31 जुलाई को मशीन इम्पोर्ट कर ली गई और पेमेंट मेक कर दी गई, यानी कि 1 मार्च से 31 जुलाई तक। 31 जुलाई की जो डेट है, मैंने आपको इसकी अहमियत बताई हुई है, ट्रांजैक्शन डेट है। जिस दिन चीज़ आपके पास आए, वो आइटम आपके पास रिकॉर्ड हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको ट्रांजैक्शन डेट बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि ट्रांजैक्शन डेट तक कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग डिफरेंट है, और ट्रांजैक्शन डेट के बाद कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग डिफरेंट है, ऐसे ही। अच्छा, एक और अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात, वो ये कि अगर आप एग्जाम्पल 1 रिकॉल करें जो हमने इसी लेक्चर में पहले की, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन डेट के बाद एक डेट आ रही थी यहाँ पर जाकर, जो आपकी पेमेंट डेट थी, ऐसे ही है। एग्जाम्पल 1 के अंदर इस डेट के बाद एक डेट आ रही थी यहाँ पर जाकर, जो एक पेमेंट डेट थी, जबकि इस एग्जाम्पल में ऐसे नहीं है। इस एग्जाम्पल में ट्रांजैक्शन डेट भी वही है और पेमेंट डेट भी वही है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है। सेम डेट्स हैं, आप गौर करें अगर तो सब लोग। कहता है मशीन की जो यूजफुल लाइफ है वो 3 ईयर्स, 3 साल तक मशीन चलेगी। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलोज। ये रेलिवेंट एक्सचेंज रेट्स हैं क्या? स्पॉट रेट 225 रुपये 1 मार्च को, 30 जून जो कि हमारा ईयर एंड है 229 रुपये, और 31 जुलाई को 240 रुपये। फॉरवर्ड का रेट, जो फॉरवर्ड आपने खरीदा वो 231 का आपने लिया 1 मार्च को, तो ये आपका रेट हो गया ना, ये वो रेट है जिसपे आपने लिया, यू गॉट इट एट दिस रेट, एम आई राइट? ठीक है ना। फिर 236, फिर 240 हो गया। और यहाँ पर मैंने आपको सिखाया हुआ एक पूरा लेक्चर हमने डेरिवेटिव्स पे डेडिकेट किया था, जिसमें मैंने सिखाया था कि भाई फाइनल जो डेट होगी ना, सेटलमेंट डेट जो होगी, जो आखिरी डेट होगी डेरिवेटिव की, मैच्योरिटी डेट होगी, उस पे हमेशा डेरिवेटिव की प्राइस और स्पॉट की प्राइस सेम होगी। इसका अगर किसी ने लॉजिकली समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझा तो BFD में समझ आ जाएगा, जाके परेशान नहीं होना, यहाँ बेशक रट्टा लगा लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ऑल्दो मैंने
BFD की वो नॉलेज आपको डेरिवेटिव्स वाले लेक्चर में दे दी है। ठीक, लिखा है जी जनरलाइज दी अबव assuming that OCI is treated using reclassification adjustment. Which adjustment? Reclassification adjustment. So मैंने आपको बेसिस एडजस्टमेंट लास्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 1 में कराई, अब ये रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट की एग्जाम्पल आ गई मेरे सामने। अगेन नॉट अ बिग डील, नॉट एन इशू, आसान है इंशाल्लाह ताला। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए, उसी तरह हम तमाम डेट्स के ऊपर बना लेंगे कि हेज्ड आइटम के साथ क्या हो रहा है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या हो रहा है। पहली डेट है 1 मार्च, फिर डेट आ रही है हमारे पास 30 जून जो कि ईयर एंड है, और फिर डेट आ रही है हमारे पास गालिबन 31 जुलाई जो कि पेमेंट डेट है। ट्रांजैक्शन डेट भी वही है, पेमेंट डेट भी वही। अगर हम हेज्ड आइटम की बात करें तो उस पर ना कोई गेन हुआ है ना कोई लॉस ऑन 1 मार्च। इसी तरह हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर भी कोई गेन या लॉस नहीं हुआ ऑन 1 मार्च, वो तो अभी दोनों दोनों अभी एंटर इनटू हुए हैं। ठीक है ना। बाय 30 जून इफ यू लुक एट द एग्जांपल केयरफुली, हाउ मच हैव वी लॉस्ट ऑन स्पॉट? अगर आप स्पॉट एक्सचेंज रेट्स को देखें तो कितने से एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, कितना नुकसान हमारा हो गया है। अगर आप एग्जांपल आप सबके सामने, जैसे हमेशा से मैंने आपको कहा, आपके सामने एग्जांपल खुली होनी चाहिए और वहां से आप देख रहे हो जी, तो हमारा 4 रुपए का नुकसान हुआ है। बाय द टाइम वी हिट 30 जून हमारा 4 रुपए का नुकसान हुआ है, और 1 मिलियन स्टर्लिंग के हिसाब से हमारा ₹4 मिलियन का लॉस है। ऐसे ही है। एंड बाय द टाइम वी हिट 31 जुलाई, तो चेक कर लीजिए, हमारा 15 रुपए का, 225 से 229 तक 15 रुपए बनते हैं, 15 रुपए का नुकसान हो चुका है। 15 इंटू 1 मिलियन स्टर्लिंग इज इक्वल टू ₹15 मिलियन का हमें नुकसान हो चुका है बाय द टाइम वी हिट 31 जुलाई। ऐसा ही है जी। नाउ व्हाट अबाउट द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट? Have we gained on the hedging instrument? Why? Because we purchased, or we have an agreement to buy sterling for 231. Is this agreement becoming more expensive? For example, if we look at 30th June, तो ये एग्रीमेंट अब कितने का हो गया है? ये हो गया है 236 रुपए का। ऐसे ही इसका मतलब हमें 5 रुपए का फायदा है, विच इज ₹5 मिलियन का गेन। ठीक है, और यही 240 रुपए का जब हो जाता है तो हमें 9 रुपए का फायदा है, विच इज ₹9 मिलियन। तो अगर हम समराइज करें कि जी हमें हेज्ड आइटम पर कितने कितने के नुकसानात हुए, तो इतने इतने के नुकसानात हुए, और कितने कितने के फायदे हुए, तो इतने इतने के फायदे हुए। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि कहीं किसी डेट पर फायदा जो है वो नुकसान से ओवर एंड अबव तो नहीं है, ओवर एंड अबव तो नहीं है कहीं, जिसको इन इफेक्टिव पोर्शन बोलते हैं। इन इफेक्टिव पोर्शन, कहीं फायदा ओवर एंड अबव तो नहीं है। तो जी एक डेट पर यह है, यहां पर फायदा तकरीबन 1 मिलियन रुपीज से ओवर एंड अबव है, यहां पर नहीं है। हाउएवर 30 जून पर फायदा 1 मिलियन रुपीज से ओवर एंड अबव है। करेक्ट। क्या ये एक इफेक्टिव हेज है? यस, ये एक इफेक्टिव हेज है, बिल्कुल ये एक इफेक्टिव हेज है। क्यों ऐसा कंक्लूड कर रहे हैं हम इसलिए ऐसा कंक्लूड कर रहे हैं कि ऑब्वियसली इन दोनों के साइंस जो हैं वो ऑपोजिट है। पहले बात की हुई है हमने, समझा हुआ इस बात को। हेज्ड आइटम पर अगर लॉस है तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे गेन है, या वाइस वर्सा।
ठीक है जी, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू इन योर माइंड्स. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स दी जर्नल्स. तो हम पहले जो है हेज्ड आइटम का जर्नल इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. हेज्ड आइटम का जर्नल क्या है? हेज्ड आइटम के लिए 1 मार्च को ऑब्वियसली देयर विल बी नो जर्नल. देयर विल बी नो जर्नल. 30 जून को भी देयर विल बी नो जर्नल. क्या ख्याल है? अगर आप 30 जून की बात करो हेज्ड आइटम के लिए, तो भाई 30 जून को तो हेज्ड आइटम जो है वो अभी आया तो नहीं है हमारे पास. वो तो 31 जुलाई को आता है. 30 जून इज योर ईयर एंड बाय द वे, इसलिए हम 30 जून को खास अहमियत दे रहे हैं. ठीक है ना? वो आया तो नहीं है हमारे पास. तो जब कोई चीज अभी आई नहीं होती उसकी कोई जर्नल भी नहीं होता. क्या ख्याल है? इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का तो कोई जर्नल नहीं होता ना जी. आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट लॉक किया, उसका कोई जर्नल नहीं है जब तक आप उस एग्रीमेंट के तहत कोई चीज खरीदो फरोख्त ना करें. ठीक है ना जी? फिर 31 जुलाई को दे विल बी अ जर्नल. 31 जुलाई को यू विल डू पीपी डेबिट एंड यू विल डू अ पेएबल क्रेडिट. ऐसे ही है ना? 31 जुलाई को आप पीपी रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास, which will be recorded at 1 million sterling times whatever is the spot rate on 31st July, which is 240. क्या ख्याल है? सो आप 240 मिलियन रुपीस का पीपी रिकॉर्ड कर लेंगे एंड 240 मिलियन रुपीस का ही आप पेबल रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास ऑन 31st जुलाई. इज दैट करेक्ट? सो ये तो रही मेरी हेज आइटम की अकाउंटिंग. अभी पेबल को क्लियर करते हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं. अभी हम बढ़ते हैं उस तरफ. बात करते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की भी अकाउंटिंग की. हम सबको पता है 1 मार्च को इसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती तो उसको हम एक्सपेंस आउट कर देते. ये भी पता है हमें, पढ़ाया हुआ मैंने आपको. ऐसे ही है ना जी? ठीक है. इसी तरह ईयर एंड के ऊपर इसकी एक वैल्यू है. 30 जून के ऊपर इसकी एक वैल्यू है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की. ऐसे ही है ना? एक पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट के नाम से बुक हो जाएगी. 5 मिलियन रुपीस की वैल्यू है इसकी. ऐसे ही है? आप सबकी कॉपियों पे 5 मिलियन की वैल्यू आ रही है इसकी. जिसका क्रेडिट कुछ ऐसे रहेगा कि 4 मिलियन तक वो ओसीआई में जाएगा और बाकी का 1 मिलियन पीएनएल में अदर इनकम में चला जाएगा. ऐसे ही है जी, यही पढ़ाया मैंने आपको. जिस हद तक वो हेज की ऑफसेटिंग करेगा वो जाता है कहां? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में. बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा इसको. और जिस हद तक वो इनइफेक्टिव है, उसका हेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो नॉर्मल जैसे डेरिवेटिव एफवीटीपीएल की अकाउंटिंग होती है, और डेरिवेटिव्स के ऊपर अगर नॉर्मल एफवीटीपीएल डेरिवेटिव हों, स्पेकुलेशन वाले डेरिवेटिव हों, तो उनके जो गेन्स हैं वो पीएनएल में ले जाए जाते हैं, अदर इनकम में ले जाए जाते हैं. क्या ख्याल है? इसके साथ भी वही होगा. ऐसा ही है ना जी? सो इट विल बी टेकन टू पीएनएल. ठीक है जी, ऑलराइट फाइन. फिर 31 जुलाई तक मजीद डेरिवेटिव पर गेन आया है. कैसे? डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट पर मजीद गेन है 4 मिलियन रुपीस का. चेक कर लीजिए क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं. देखिएगा, 5 मिलियन रुपीस की वैल्यू इसकी यहां थी और 9 मिलियन की वैल्यू यहां हो गई, तो मजीद 4 का गेन आ गया ना. करेक्ट? तो 4 मिलियन रुपीस मजीद डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट पर गेन है, और ये भी दोबारा ओसीआई में चला जाएगा पूरे का पूरा 4, बिकॉज ये सारे का सारा ऑफसेट करने वाली चीज है. इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ओवर एंड अबव हो. उस पिछले 5 में से 4 था जो ऑफसेट हो रहा था और 1 था जो ओवर एंड अबव था. बट अब तो ये जो 4 है सारा का सारा ये
ऑफसेट करने के काम आएगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। अब यहाँ दो बातें बड़ी कीमती नोट करने वाली हैं जो आपके जहन में आ रही होंगी। पहली बात तो ये आ रही होगी कि यार ठीक है, ये ऑफसेट कर रहे हैं, लेकिन 30 जून 31 जुलाई तक हम अमाउंट्स को ओसीआई में लेके जा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि 31 जुलाई इज़ द ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट तक तो हम अमाउंट्स को ओसीआई में लेकर जाते हैं, ये तो रिवाज है, रूल है ऑफ कैश फ्लो हेज। और क्यों ये रिवाज और क्यों ये रूल है, ये भी हम पढ़ चुके, इसी लेक्चर में पढ़ चुके। दूसरी बात आपके जहन में ये आई होगी कि जी पहले जो 5 मिलियन आया था गेन, उसका स्प्लिट ये किया कि 4 ओसीआई में डाला और 1 पीएनएल में डाला। यही स्प्लिट किया जी उसका। और अब जो 4 मिलियन आया गेन, उसको ऐसे किया कि सारा 4 ओसीआई में डाल दिया, जिसका मतलब है कि ओसीआई में कुल 4 जमा 4 8 हो गया। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि यार ये थोड़ी सी ज्यादती है। ज्यादती कैसे है? कि जी अगर मैं देखूं कि कितना लॉस है जिसको मैंने ऑफसेट करना है, तो वो तो है 15 का लॉस। अब गौर से देखना है सबने इस बात को, कितना लॉस है जिसको मैं ऑफसेट करना चाहता हूं, टोटल 15 का लॉस। जिस लॉस का स्प्लिट कुछ ऐसे है कि 4 तक का लॉस मुझे आ चुका था 30 जून तक, और बाकी लॉस मुझे आया 31 जुलाई तक। ठीक है। अब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर जो मुझे गेन आया, वो थोड़ा सा बेहंगम तरीके से आया। पहले 5 तक का गेन मुझे आ चुका था 30 जून तक, और बाकी मजीद गेन आया मुझे 31 जुलाई तक, जिसके नतीजे में हुआ कुछ ऐसे कि मेरा टोटल लॉस जो मैंने कवर करना था वो 15 था, लेकिन टोटल अमाउंट जो मैं ओसीआई में लेके गया वो सिर्फ 8 लेके गया। चेक कर लें, क्या ये बात सच है? टोटल अमाउंट जो मैं ओसीआई में लेके गया वो सिर्फ 8 लेके गया, हालांकि मैं 15 तक लेके जा सकता था। अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पर ओवर एंड अबव देखा जाए, तो असल में क्यूमुलेटिव बेसिस पर तो ओवर एंड अबव कुछ भी नहीं है। बात समझ आ रही है? सिर्फ टेम्परेरीली 1 मिलियन ओवर एंड अबव जाता है 30 जून पर, लेकिन अगर 31 जुलाई पर क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखा जाए तो ओवर एंड अबव तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये 8 मिलियन ओसीआई में डाल देना ठीक है, या वो 1 मिलियन जो हमने पहले पीएनएल में डाला था उसको भी अब उठाकर ओसीआई में फेंका जाए? सवाल समझ आया? वो 1 मिलियन जो पहले पीएनएल में डाला था, क्या उसे भी अब उठा के ओसीआई में फेंका जाए? ये नहीं, क्योंकि क्यूमुलेटिव बेसिस पर तो ओवर एंड अबव कुछ भी नहीं है। इसको ज़रा 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस सवाल पे ज़रा गौर व फिक्र कीजिए सब लोग। और जी आई होप आप सब ने इस पे सोचा है, और इसका जवाब स्टैंडर्ड ने बड़ा सादा दिया है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि यार अगर किसी डेट पर पीएनएल में अमाउंट चली गई है ना, ठीक है ना, टेम्परेरीली बेशक चली गई है, कोई बात नहीं, आप बाद में उसको नहीं डालें ओसीआई में। चली गई सो चली गई, नो वरीज, डोंट चेंज इट। पहले पीएनएल में चली गई, टेम्परेरीली ओवर एंड अबव थी अमाउंट, अब क्यूमुलेटिव बेसिस पर ओवर एंड अबव नहीं है, कोई बात नहीं। जो 1 मिलियन पीएनएल में चला गया, दैट इज फाइन, सो बी इट, नो वरीज। ये कहता है स्टैंडर्ड, और सही कहता है स्टैंडर्ड। अल्टीमेटली तो सब कुछ पीएनएल में चला ही जाना है, तो कहाँ इसको हम छेड़ते फिरें? ठीक है, सो ये हम जर्नल्स कर देंगे, दोनों जो आपके सामने आपको नजर आ रही हैं। अब ओसीआई में जो मेरा 8 मिलियन इकट्ठा हुआ है,
जल्दी से ज़रा सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए ऊंचा सा बोलेंगे कि पूरा घर सुने। 8 मिलियन को ओसीआई से निकालने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके बोला पुकारे जाते हैं? बेसिस एडजस्टमेंट और रीक्लास एडजस्टमेंट। इस सवाल में स्टैंडर्ड कहता है, या मैं कहता हूँ एग्जामिनर कहता है आपको कि रीक्लास एडजस्टमेंट करो। बेसिस एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो रीक्लास एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। उससे पहले 31 जुलाई को ही एक छोटी सी और जर्नल करनी है, वो है पेमेंट की जर्नल। और आपको पता है मैं पेमेंट की जर्नल सेंटर में करके करता हूँ बिकॉज ये दोनों से रिलेट करती है। ये पेबल यानी कि पीपी से भी रिलेट करती है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट से भी। सो पेबल है 240 का, लेकिन मैं पे करूँगा 231। क्यों जी? ऐसा मेरे पास कौन सा जादू का चिराग है कि मैं 231 पे करके 240 का पेबल निकाल दूंगा? मेरे पास जो जादू का चिराग है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। ठीक है ना? और बाकी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और चेक कर लें उसकी अमाउंट 9 ही है। ठीक है जी। सो 31 जुलाई को ये पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद जो ईयर ओवर ईयर डेप्रिसिएशन होगी उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री होगी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आई होप आपको पेमेंट की एंट्री सबको समझ आ गई है। यहाँ पर इट्स ए सिंपल एंट्री, हमने पहले भी की है ये एंट्री। अब हम देखते हैं जर्नल ऑफ डेप्रिसिएशन। सो ईयर 1 में सबसे पहले हमारे पास 11 मंथ्स हैं। इज दैट राइट? 31 जुलाई को मेरे पास पीपी आता है, तो मेरे पास कितने मंथ्स हुए ईयर 1 में? 11 मंथ्स। करेक्ट। ईयर 1 में जो 11 मंथ्स हैं, उन 11 मंथ्स पे कैसे डेप्रिसिएशन की जाएगी? देखिएगा जी सब लोग, पीपी की कॉस्ट है मेरे पास 240 मिलियन। इसकी डेप्रिसिएशन निकाली जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स इनटू 11/12। ठीक है, ये इसकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी, जिसकी जर्नल आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन का जर्नल, डेप्रिसिएशन टू पीपी। आई मीन इट्स अ रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नल। पीएनएल में जाता है डेप्रिसिएशन, सबको ये भी पता है बात। ठीक है ना? साथ ही ईयर 1 में ओसीआई को रीक्लास किया जाएगा टू पीएनएल। वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा? वो अगेन इसी तरीके से कंप्यूट किया जाएगा। इट विल बी कंप्यूटेड बाय, ओसीआई में टोटल पड़ा है 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स इनटू 11/12। देख रहे हैं कैसे ये दोनों कैलकुलेशंस बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, और ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट भी है। इट शुड बी ऑन द सेम पैटर्न। जिस पैटर्न पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है उसी पैटर्न पर ओसीआई को पीएनएल में डाला जाएगा। इसका जर्नल किया जाता है ओसीआई डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। और पीएनएल में कौन सी लाइन क्रेडिट? वही लाइन जिसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ सेल है, चाहे वो एडमिन एक्सपेंस है, चाहे वो वट एवर एक्सपेंस है, एटसेट्रा। ठीक है ना? ओसीआई से रीक्लासिफिकेशन हो रही है इनटू पीएनएल। ठीक है? ठीक है, दिस विल बी शोन एज अ नेगेटिव इन ओसीआई एंड एज अ पॉजिटिव इन पीएनएल इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर दैट ईयर। पता होना चाहिए आपको रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं आईएस 1 के मुताबिक। मैं आपको एक अर्लियर लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इट विल बी शोन एज अ नेगेटिव इन ओसीआई एंड एज अ पॉजिटिव इन पीएनएल। ठीक है, सो आई होप आप सबने अमाउंट्स इसकी कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है ना जी? सो डेप्रीसिएशन आपके पास बनेगी तकरीबन 73.3 एंड 2.4। ठीक है जी, 73.3 एंड 2.4। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गई है। यहाँ पर आप इसको 1 मिनट के लिए पॉज करके
आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगले सालों की डेप्रीसिएशन कैसे निकालनी है इसी पैटर्न पे। आई होप आपको समझ आ गई। हर साल की डेप्रीसिएशन, आई होप मुझे डेप्रीसिएशन और ये OCI टू PNL हर ईयर का निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है। सेम पैटर्न पे, सेम लॉजिक पर आपने अगले सालों की डेप्रीसिएशन या OCI टू PNL ट्रांसफर्स भी निकालने हैं। ठीक है जी, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसको 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह सब लोग देखिए जी। जी आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सब ने इसको देखा है अच्छी तरीके से। अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है ये, और मैं आपको पहले ही थोड़ा सा ब्रेक भी कर देता हूँ न्यूज़ भी, और जैसे कि मैं अक्सर आपको टेस्ट की चीटिंग करा देता होता हूँ क्लास में, वो ये कि ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स दोनों जो हैं ये आपके टेस्ट में टेस्ट होंगे इंशाल्लाह। वजह वजह ये कि ये आज तक किसी एग्ज़ाम क्वेश्चन में प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुए। इसका मतलब है दीज बोथ कॉन्सेप्ट्स आर टॉपिक्स फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में एग्ज़ाम में टेस्ट हो सकते हैं। तो मेरा फिर फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक तो आपको पढ़ाऊँ भी इनको, और फिर आपको इसकी टेस्ट के अंदर भी टेस्टिंग करूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि फोरकास्ट ट्रांजैक्शन इज़ नो लॉन्गर प्रोबेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आप अपनी एग्जांपल 2 की बात करें, एग्जांपल 2 की जो अभी मैंने आपको कराई है, उसके अंदर फ़र्ज़ कीजिए 30 जून को अदर पार्टी says they cannot ship, they cannot give you, they cannot send the machine या प्लांट या वट एवर, दे कैन नॉट सेंड द पीपी, सॉरी हमारे पास नहीं है जी। अच्छा, अब आप क्या कर लेंगे उनका? आपने उनको कोई पैसे थोड़ी दिए, एक एग्रीमेंट ही है ना। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की कोई पेनल्टी शेनल्टी डालने की कोशिश कर लेंगे, यही कर लेंगे ना, और क्या कर लेंगे आप उनका? आप कहते हैं ओके कैंसल द एग्रीमेंट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड ऑन 30th जून? On 30th June, the transaction, the forecast transaction is no longer probable. Is it true? क्या ये सच्ची बात है या ये झूठ बात है? ऑब्वियसली जी ये बिल्कुल सही बात है। अब ट्रांजैक्शन प्रोबेबल नहीं है। जब प्रोबेबल ना हो, स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है डिसकंटिन्यू। स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है जब ऐसा हो? गाइडेंस। साथ ही स्टैंडर्ड कहता है डिसकंटिन्यू हेज अकाउंटिंग इमीडिएटली। फौरी तौर पर हेज अकाउंटिंग छोड़ दो। ट्रांसफर एनी OCI टू PNL। कोई भी OCI में अमाउंट है उसे PNL में भेज दो। स्टार्ट FVTPL अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव एज इफ इट इज हेल्ड फॉर स्पेकुलेशन। तीन बातें कहता है जी स्टैंडर्ड। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा सादा है, सच्ची बात है, मतलब कोई मुश्किल नहीं। आपने देखा था ना कि 30 जून के ऊपर जो मेरी इस एग्जांपल जो मैंने आपको सॉल्व करवाई है अभी आपके सामने, सबके सामने खुली होनी चाहिए उसका सोल्यूशन। आपने देखा जी 1 मार्च को तो कोई एंट्री नहीं हुई। 30 जून को जो मेरा जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट था उसकी तो कोई एंट्री नहीं थी, जो मेरा सॉरी हेज्ड आइटम था उसकी तो कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट था बहरहाल उसके लिए हमने एंट्री की थी। हमने कहा था डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट टू OCI टू PNL। ऐसे ही है ना? 4, 1 और 5 से अभी हमने किया है एग्जाम्पल 2 में, ऐसे ही है। स्टैंडर्ड कहता है डिसकंटिन्यू हेज अकाउंटिंग इमीडिएटली। इसका मतलब है अब इसकी हेज अकाउंटिंग नहीं होगी। ट्रांसफर एनी OCI टू PNL, जिसका मतलब है 30 जून पर एक और एंट्री होगी। क्या? OCI टू PNL।
ऐसे ही है। एंड स्टार्ट FVTPL अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव। इसका मतलब है डेरिवेटिव के लिए अब जो भी फ्यूचर में अकाउंटिंग होगी, जो 31 जुलाई को डेरिवेटिव की एंट्री थी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, अब वो कहाँ क्रेडिट होगी? सारी PNL में, अदर इनकम में। क्यों? क्योंकि ये कौन सी अकाउंटिंग है? FVTPL की। आप हेज अकाउंटिंग नहीं करेंगे। वो जो आपने डेप्रीसिएशन वाला काम किया था, डेप्रीसिएशन के साथ साथ ट्रांसफर करने वाला काम किया था, वो अब नहीं होगा। बात समझ आ गई? है ना आसान? तो स्टैंडर्ड 3 हुक्म देता है: डिसकंटिन्यू हेज अकाउंटिंग, ट्रांसफर OCI टू PNL, स्टार्ट FVTPL अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव एज इफ इट इज हेल्ड फॉर स्पेकुलेशन। दैट्स इट। इतनी सी बात है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसको 1 मिनट पॉज करके देख लीजिए। और जी आई होप आप सबने इसको देखा है। तो स्टैंडर्ड ने बड़ा सादी बात की है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि जी अगर कोई चीज़, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई हेजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर वो समझा ऐसे जाएगा कि वो स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और स्पेकुलेशन की क्या अकाउंटिंग होती थी? FVTPL। अगर कोई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो तो FVTPL अकाउंटिंग होती थी। लिहाजा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हेजिंग के लिए अब इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिकॉज अब तो ट्रांजैक्शन प्रोबेबल नहीं है, लिहाजा वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? वो इस्तेमाल हो रहा है स्पेकुलेशन के लिए, और उसकी अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली की जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हेज इज नो लॉन्गर इफेक्टिव। कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए जिसमें हेज इफेक्टिव ना रहे। अब ये जो हमारी एग्जांपल 2 मैंने आपको कराई है, इसमें तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बट हम एक और एग्जांपल बना लेते हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल है, जरा गौर से आपको सुननी पड़ेगी। फर्ज कीजिए आप एक मशीन इंपोर्ट करते हैं, PP इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम, फर्ज कर लीजिए सिंगापुर। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं आप? सिंगापुर से। अब सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सो आप सिंगापुर डॉलर या सिंग डॉलर जिसको बोलते हैं, 1 मिलियन सिंग डॉलर की आप इंपोर्ट करते हैं। ठीक। आप एग्रीमेंट करते हैं 1 जनवरी को, ठीक है, या 1 अक्टूबर कह देते हैं, 1 अक्टूबर को। फिर आपका ईयर एंड आता है 31 दिसंबर को, और फिर आपकी मशीन आती है, मशीन पोर्ट पर पहुंचती है, पाकिस्तान आती है, लैंड करती है से 28 फेब को, और आप फिर पेमेंट करते हैं 31 मार्च को। ठीक है, हम कह देते हैं 1 अक्टूबर 2021, 31 दिसंबर 2021, 28 फेब 2022 एंड 31 मार्च 2022, ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी। ये आपने एक एग्रीमेंट किया सिंगापुर से मशीनरी इंपोर्ट करने का, PP इंपोर्ट करने का। ठीक है। आई होप ये एग्रीमेंट की टर्म्स में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ये कोई ऐसी अनक्लियर नहीं है आपको। दिस इज क्वाइट क्लियर, दिस इज क्वाइट इजी एज वेल। अब आप जो हैं, आप चाहते हैं कि आप इस कैश फ्लो को, 1 मिलियन डॉलर की कैश फ्लो को हेज कर लें। अब हेज करने के लिए आप चाहते हैं कि आप सिंगापुर डॉलर के फॉरवर्ड ले लें, फॉर एग्जांपल। ठीक। फर्ज कीजिए आप अपने बैंक से रब्ता करते हैं और वो कहता है कि जी सिंगापुर डॉलर तो कोई बड़ी करेंसी नहीं है, लिहाजा उसके अंदर कोई हेज इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है।
सिंगापुर डॉलर का फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं। ठीक है, बहरहाल आपका बैंक आपको ये एडवाइस करता है। अब यही इसीलिए मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, ये टॉपिक भी थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए ये फ्यूचर के लिए ये टॉपिक, ठीक है ना, आने वाले एग्जाम्स का ये टॉपिक। बैंक आपको ये एडवाइस करता है कि यार आप एक काम करें, आप यूएसडी फॉरवर्ड ले लें। क्या ले लें? यूएसडी फॉरवर्ड ले लें। ठीक है, वो कहता है कि यार आजकल जो रेट है ना वो चल रहा है ₹180 का डॉलर, यूएसडी, यूएस डॉलर, और ₹90 का सिंग डॉलर। ठीक है, तो तकरीबन 1/2 का रिश्ता है, ऐसा ही है ना, ₹180 का यूएस डॉलर हो और अगर ₹90 का सिंग डॉलर हो, इसका मतलब है यूएस डॉलर सिंग डॉलर से 2 गुना महंगा है। क्या ख्याल है? तो वो आपको बैंक आपको एडवाइस करता है कि यार आप $500,000 यूएसडी का फॉरवर्ड ले लें। अच्छा, वो ऐसा क्यों एडवाइस करता है? वो कहता है यार आमतौर पे ऐसा होता है कि जब करेंसियां बढ़ेंगी ना, महंगी होंगी, तो सारी करेंसियां ही महंगी होंगी। आप देखते होंगे आमतौर पे ये रियलिटी में कि जब पाकिस्तानी करेंसी बेचारी गिरनी शुरू करती है तो आप देखते होंगे यूएसडी भी महंगा होना शुरू हो जाता है। यानी कि कितने रुपए एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट मिलते हैं ये बढ़ना शुरू हो जाता है, नंबर 180, 170, 160 ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, और कितने रुपए एक यूरो के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल मिलते हैं ये भी बढ़ना शुरू हो जाता है नंबर। यानी कि जब पाकिस्तानी करेंसी गिरती है तो वो तमाम करेंसियों के अगेंस्ट गिरती है। ठीक है, आप बीएफडी में आओगे तो नियर और रियर का कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। बहरहाल आई होप के दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। ठीक है ना, तो वो ये कहता है आपको बैंक कि जी चूंकि जब महंगी होने शुरू होती हैं करेंसियां, डी वैल्यू होता है रुपी, तो सारी डी वैल्यू होती हैं, लिहाजा आप यूएसडी का फॉरवर्ड ले लें। कल को अगर सिंग डॉलर महंगा होगा तो यूएसडी भी महंगा होगा, आपकी हेजिंग हो ही जाएगी। आप कहते हैं हाँ यार बात तो समझ आती है, ठीक है ना, तो ओके यू गो फॉर इट, यू से ठीक है, आई विल गो फॉर दी $500,000 का यूएसडी का फॉरवर्ड एग्रीमेंट। सो आप फॉरवर्ड एग्रीमेंट ले लेते हैं यूएसडी का $500,000 का। पहले तो 1 मिनट इस पे सर्फ कीजिए कि जी ये बात आपकी समझ में आ रही कि हाउ हैज़ द बैंक एडवाइज्ड अस कि जी आप बजाय सिंगापुर डॉलर का फॉरवर्ड तो नहीं मिल रहा, आप एक काम करें आप यूएस डॉलर का फॉरवर्ड ले लें। आई होप ये बात आपकी समझ में आ रही है। इसको देखने के साथ ही साथ मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि ये जो एग्जाम्पल है ये अपने कॉपियों पर आप नोट भी कर लें। 1 मिनट यहाँ स्क्रीन को पॉज करें और कॉपियों पर नोट भी कर लें इस एग्जाम्पल को, ठीक है, क्योंकि अब अगली स्लाइड पर इस एग्जाम्पल को मैं मज़ीद एक्सपैंड करूंगा और फिर सॉल्व करूंगा, आपको दिखाऊंगा क्या करना है। ऑलराइट जी, सो अब होता क्या है, होता कुछ ये है कि जो आपकी रेलिवेंट डेट्स हैं यानी कि 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 28 फेब और 31 मार्च। अब आपका जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो कुछ ऐसे बिहेव करते हैं उस पर। जो स्पॉट यूएसडी का रेट है, जो यूएसडी फॉरवर्ड का रेट है, फॉरवर्ड यूएसडी का रेट है, और जो स्पॉट सिंग डॉलर का रेट, वो कुछ ऐसे बिहेव करता है। देखिएगा ज़रा, स्पॉट यूएसडी का रेट है से 180, ये बढ़ता है ये हो जाता है से 190, फिर और बढ़ता है से हो जाता है 200 और यहाँ हो जाता है से 210। ठीक, यूएसडी फॉरवर्ड का रेट होता है फर्ज कर लीजिए 190 का, और इस रेट के ऊपर हम एग्री करते हैं। ठीक है, ये बढ़ता है ये हो जाता है से 195 रुपीज़, 205 और ₹210। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। हमने कितने रेट पे फॉरवर्ड लिया होगा, इसका मतलब है हमने लिया होगा 190 के रेट पे फॉरवर्ड, बिकॉज हमने 1 अक्टूबर को फॉरवर्ड लिया।
जो सिंग डॉलर है वो से 90 रुपीस का एक सिंग डॉलर होता है शुरू में, फिर वो बढ़ता है, वो हो जाता है से 100 रुपए का एक सिंग डॉलर, और फिर वो गिरना शुरू हो जाता है, से वो हो जाता है 85 रुपीस का और 80 रुपीस का। अब इस सारे की वजह से होगा क्या, अब जरा गौर से देखिएगा। क्या ये ऐसा होना मुमकिन है? यस, ऐसा होना मुमकिन है। दिस इज पॉसिबल। वाई इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल क्योंकि जनरली तो ऐसा होता है कि जब कोई पाकिस्तानी करेंसी गिरती है तो सारी करेंसियां मतलब सारी करेंसियां महंगी हो रही होती हैं हमारी करेंसी के अगेंस्ट ना। बट कभी कभी ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेग्जिट हुआ था, जब ब्रिटेन को मसले मसाइल थे, तो हो कुछ ऐसे रहा था कि जो यूएसडी था वो तो महंगा होता चला जा रहा था पाकिस्तान में, बट जो स्टर्लिंग था उसकी कीमत बढ़ नहीं रही थी, वो फ्लैटिश था और गिर रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि एक करेंसी महंगी हो रही हो और दूसरी करेंसी गिर रही हो, क्योंकि हर कंट्री के अपने अपने इश्यूज हैं, अपने अपने हालात हैं। अगर किसी कंट्री के हालात ख़राब हो गए हैं, जैसे सिंगापुर के हालात ख़राब हो गए हैं अगर, तो वहाँ उसकी करेंसी गिरनी शुरू हो जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि यूएसडी महंगा हो रहा है। ठीक है, आई होप ये बात भी थोड़ी सी आपको समझ आ गई है, थोड़ी सी लॉजिक समझ आ गई है। इसका अकाउंटिंग से ताल्लुक नहीं है, ये तो मैं आपको इस सवाल की लॉजिक बता रहा हूँ। अब इस सारे का इस सवाल पर असर क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। असर कुछ ये होगा कि मैं अगर अपने हेजिंग या हेज्ड आइटम की बात करूं, गौर से देखिएगा, तो 31 दिसंबर तक, गौर से देखिएगा, मुझे हेज्ड आइटम पे हो रहा है लॉस। मैंने 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर की इंपोर्ट की है ना चीज, ऐसा ही है ना जी? तो मुझे हो गया है 10 रुपए का लॉस, ऐसा ही है, 10 मिलियन रुपए का लॉस। क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? है ना? अगर मैं बात करूं 28 फरवरी तक, तो जरा गौर कीजिएगा, मुझे हो गया है गेन। चेक करें, 28 फरवरी तक आई हैव अ गेन, 90 से 85 हो गया वो। और अगर मैं बात करूं 31 मार्च तक, तो मुझे हो गया है अगेन गेन। चेक करें, 90 से 80 हो गया, तो 10 मिलियन का गेन। ये तो है जी मेरा जो हेज्ड आइटम है, जो मैंने सिंगापुरियन डॉलर में चीज मंगाई है, उसके हालात। व्हाट अबाउट माय डेरिवेटिव, व्हाट अबाउट माय हेजिंग इंस्ट्रूमेंट? अगर मैं अपने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, तो वो क्या है, मैंने क्या इंस्ट्रूमेंट लिया था इस सारे हालात को हेज करने के लिए? मेरे बैंक ने मुझे क्या एडवाइस किया था? उसने कहा था आप $500,000 का, यूएस डॉलर का फॉरवर्ड ले लो। यही कहा था ना उसने? फॉरवर्ड टू बाय $500,000, यही कहा था ना उसने या नहीं? बोलिए। बिल्कुल यही कहा था। अब अगर मैं उस फॉरवर्ड को इवेल्युएट करूं, तो उस फॉरवर्ड पे मुझे 190 से वो 195 हो गया है। तो पहले तो यहां मुझे हो रहा है उस पर गेन, ठीक है ना? और गेन हो रहा है 5 × 0.5 का, 5 × 0.5 का गेन हो रहा है मुझे तकरीबन 2.5 मिलियन रुपीस का। अच्छा जी, फिर वो 205 हो गया, तो ये हो गया 15 × 0.5, तकरीबन 7.5 का गेन। और फिर ये हो गया 190 से 210, यानी कि 20 × 0.5, 10 मिलियन रुपीस का गेन। क्या ख्याल है? अब यहां पे देर इज अ बिग प्रॉब्लम विद दिस हेज। It appears on 31st December that it is effective. However, if you look at this hedge on 28th Feb and on 31st March, so it is what?
इनइफेक्टिव। सबसे पहले तो 1 मिनट यहाँ पे पॉज कीजिए और इस बात को समझिए कि ये आपको समझ भी आया या नहीं, कि हाउ इट वाज इफेक्टिव एंड हाउ इट इज नाउ इनइफेक्टिव। ठीक है जी। सो आई होप आप सबको ये समझ आई है बात कि जी मैंने 1 मिलियन सिंग डॉलर की इंपोर्ट करनी थी, ऐसे ही है ना जी। ये तो क्या हुआ, सिंग डॉलर जो 90 रुपए का था, पहले तो वो महंगा हो गया, वो मुझे नुकसान हो गया, कितने का, 10 रुपए का। ठीक है, तो वो 10 मिलियन का नुकसान हुआ। फिर वो सस्ता होना शुरू हो गया, 90 से गिर गया, 85 का रह गया, तो इसका मतलब मुझे 5 रुपए का, 5 मिलियन रुपए का नुकस फायदा है। और फिर 80 का रह गया, इसका मतलब है 10 मिलियन रुपए का फायदा है। अब जहां पर जिन डेट्स पर दोनों तरफ फायदा है, यानी कि हेज्ड आइटम में भी फायदा है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में भी फायदा है, ये तो इनइफेक्टिव हेज की निशानी है भाई, ये तो इफेक्टिव हेज की निशानी नहीं है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, व्हाट डज द स्टैंडर्ड से? स्टैंडर्ड कहता है ऐसी हेजेस के लिए आपको एस्टिमेट करना है क्या ये हेज अल्टीमेटली इफेक्टिव हेज होगी या नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि ये अल्टीमेटली इफेक्टिव हेज नहीं होगी, देन डोंट डू हेज अकाउंटिंग। क्या होगा, अल्टीमेटली ये इनइफेक्टिव होगी, अल्टीमेटली ये क्या होगा, इनइफेक्टिव होगी, देन डोंट डू हेज अकाउंटिंग। आप क्या करेंगे, आप स्पेकुलेशन की अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव पे। जाहिर है हेज अकाउंटिंग नहीं होती तो स्पेकुलेशन की अकाउंटिंग अप्लाई होती है ना जी। और अगर आपका ये एस्टिमेट है कि जी हेज इफेक्टिव होगी, हाँ, तब आप हेज अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये भी बात मौजू है, ठीक है, फाइन। बट कैन माई एस्टिमेट गो रॉन्ग? यस, एस्टिमेट्स की तो नेचर ही ऐसी है कि दे में चेंज। फर्ज कीजिए 31 दिसंबर पर मैंने एस्टिमेट किया था कि हाँ ये हेज इफेक्टिव होगी अल्टीमेटली। हाँ, ऐसे ही होता रहेगा कि देखो जैसे अभी हुआ है, क्या हुआ है, 31 दिसंबर पे अगर आप देखो तो यूएसडी भी महंगा हुआ है और उतना ही सिंग डॉलर भी महंगा हुआ है। समझ रहे हो ना, यूएसडी भी महंगा हुआ है और उतना ही सिंग डॉलर भी महंगा हुआ है। ठीक है ना, तो इट इज गुड फॉर मी, इट इज इफेक्टिव, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। फर्ज करो ये मेरा एस्टिमेट था, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, आगे ऐसा नहीं हुआ। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, एस्टिमेट्स में तो ऐसा होता है। आपने सोचा था जी कि इन्वेंट्री 200 की बिक जाएगी, नहीं जी इन्वेंट्री 190 की बिकी, एस्टिमेट्स में चेंज। आपने सोचा था 2% बैड डेट होंगे, नहीं 1.5% बैड डेट हुए, एस्टिमेट्स में चेंज। तो स्टैंडर्ड कहता है व्हाट इफ योर एस्टिमेट चेंजेस, व्हाट वुड यू डू देन। देखो, एक तो है ना बात कि जी हमने सोचा कि ये इनइफेक्टिव हेज होगी, हमने उसकी हेज अकाउंटिंग नहीं की, अकॉर्डिंगली खत्म हो गई बात। हमने सोचा कि ये इफेक्टिव हेज होगी, हमने उसकी हेज अकाउंटिंग की और वो वाकई इफेक्टिव हेज निकल आई, ओके, ये भी बात खत्म हो गई। बट व्हाट इफ आपने 31 दिसंबर पे सोचा था हाँ ये इफेक्टिव हेज होगी और आप उसकी हेज अकाउंटिंग करके बैठ गए थे, बाद में पता चला अगले साल जाके, नेक्स्ट ईयर जाके, नहीं यार ये तो इफेक्टिव हेज है ही नहीं। नाउ व्हाट डू वी डू? क्वेश्चन समझ आया, पॉइंट समझ आया? दिस इज समथिंग दैट विल बी एग्जामिन्ड इन द फ्यूचर। पहले तो इधर 1 मिनट लगाएं और इस पॉइंट को समझें, यहां पे इसको पॉज करके इस पॉइंट को समझें। ऑलराइट, सो आई एक्सपेक्ट कि आप सबने इस पॉइंट को समझा। अब मैं देखता हूं कि मैंने इसकी अकाउंटिंग करनी कैसी है। देखो ना, पहले तो ये कि 31 दिसंबर तक मैंने इसकी हेज अकाउंटिंग करनी है, बिकॉज मैं तो समझता हूं कि ये एक इफेक्टिव हेज है। सो 31 दिसंबर तक मैं इसकी एक इफेक्टिव हेज वाली अकाउंटिंग करूंगा, जिसका मतलब है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, हेज्ड आइटम के ऊपर तो अभी तक 31 दिसंबर तक कुछ भी नहीं हुआ होगा, बट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में जो भी अमाउंट आएगी, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर जो भी मेरे पास
अमाउंट आएगी उसकी अकाउंटिंग हेज वाली होगी। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है मेरा डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट 2.5 मिलियन का, और ये सारा का सारा ओसीआई में चला जाएगा। सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? ओसीआई में। वाई? बिकॉज ये ऑफसेट करने वाला गेन लॉस है, इसमें कोई ओवर एंड अबव पोर्शन नहीं है। चेक कर लें, 10 मिलियन का लॉस, 2.5 मिलियन का गेन, तो कुछ ओवर एंड अबव नहीं है। ठीक, नॉर्मल हेज वाली अकाउंटिंग हो रही है, ओसीआई में चली गई अमाउंट। बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर, अगले साल, क्या मैं हेज अकाउंटिंग जारी रख सकता हूं? ये क्वेश्चन है। क्या नेक्स्ट ईयर में हेज अकाउंटिंग जारी रख सकता हूं? स्टैंडर्ड कहता है डिसकंटिन्यू हेज अकाउंटिंग। नहीं, अब नहीं कर सकते आप। नंबर 1। नंबर 2, स्टार्ट accounting for derivative as if it was held for speculation, और स्पेकुलेशन वाले डेरिवेटिव्स की क्या अकाउंटिंग होती है? एफवीटीपीएल। जो गेन लॉस आ रहा है पीएनएल में ले जाओ, कोई ओसीआई वाला चक्कर नहीं, कोई वो वाला चक्कर नहीं, नथिंग। सो फौरी तौर पर आप एफवीटीपीएल अकाउंटिंग शुरू कर दें इसकी। नंबर 3 कहता है ओसीआई में जो भी पड़ा है उसको बेसिस एडजस्टमेंट या रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट इस्तेमाल करके एलिमिनेट करें एज नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल हेज में करते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स का क्या मतलब है, क्या इंप्लीकेशन है मेरे क्वेश्चन पर, गौर से सुनिएगा। पहली इंप्लीकेशन, इन द नेक्स्ट ईयर आई विल डिसकंटिन्यू हेज अकाउंटिंग। अच्छा, डिसकंटिन्यू हेज अकाउंटिंग का क्या मतलब है? मेरा जो डेरिवेटिव है उस पे जो भी गेन या लॉस आएगा वो कहां जाएगा? हाँ जी, जो मेरा डेरिवेटिव है उस पे जो भी गेन या लॉस आएगा वो कहां जाएगा? फर्ज कीजिए, फर्ज क्या कीजिए, नजर आ रहा है मेरा डेरिवेटिव पे 2.5 मिलियन से वो 7.5 पॉजिटिव हो गया है और फिर वो 10 पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही है ना? उस पे गेन्स आ रहे हैं, जो भी गेन्स हैं वो पीएनएल में जाते रहेंगे। यानी कि 28 फरवरी को जो गेन आया, डेरिवेटिव मेरा बढ़ गया 5 से, वो पीएनएल में चला जाएगा। इसी तरह 31 मार्च को मजीद गेन आया, डेरिवेटिव मेरा मजीद बढ़ गया 2.5 से, अगेन वो कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में। चेक कर लेना, 2.5 से पहले 7.5 हुआ, 7.5 से 10 हुआ, जो बढ़ रहा है। यानी कि ये सादी कौन सी अकाउंटिंग हो रही है? ये एफवीटीपीएल की अकाउंट हो रही है। यही रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, लिखा हुआ ये। डिसकंटिन्यू हेज अकाउंटिंग, स्टार्ट अकाउंटिंग फॉर द डेरिवेटिव एज इफ इट वाज हेल्ड फॉर स्पेकुलेशन, यानी कि एफवीटीपीएल की अकाउंटिंग। ओसीआई के हवाले से हवावर स्टैंडर्ड एक खास बात कहता है। क्या कहता है? गौर से देख रहे हैं सब? कहता है ओसीआई को या तो बेसिस एडजस्टमेंट करो उसकी, या रीक्लास एडजस्टमेंट करो और उसको एलिमिनेट करो। अब ये बेसिस एडजस्टमेंट होगी या रीक्लास होगी, ये तो होती है एंटिटी की चॉइस। ऐसा है या नहीं? ये तो कंपनी की पॉलिसी है ना, कंपनी की चॉइस है, वो क्या करती है। राइट, फर्ज कीजिए वो करती है बेसिस एडजस्टमेंट, तो क्या होगा जी? बेसिस एडजस्टमेंट में क्या होता है? जिस दिन आप एसेट खरीदते हैं 28 फरवरी को, जिस दिन आप एंट्री करते हैं पीपी टू पेबल, साथ ही एक और एंट्री होती है, क्या? ओसीआई टू पीपी। करेक्ट? कितने से? 2.5 मिलियन से।
ये 2.5 कहाँ से आ रहा है? ये 2.5 उस अरसे का, उस टाइम का OCI है जब तक हम इसको इफेक्टिव हेज समझते थे, 31 दिसंबर तक का OCI। बात समझ आ रही? अट्ठाईस फरवरी को पीपी आ रहा है ना आपके पास, आपने इंपोर्ट किया ना पीपी फ्रॉम सिंगापुर, ऐसा है या नहीं? आपने पीपी इंपोर्ट किया फ्रॉम सिंगापुर, कब आना उसने आपके पास? उसने आपके पास आना 28 फरवरी को। तो अगर आप फॉर एग्जांपल बेसिस एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी कंपनी का तरीक़ाकार है वो बेसिस एडजस्टमेंट करती है, यू विल डू द बेसिस एडजस्टमेंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना जी? सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है जी। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीखने वाली बात है, गौर से सुनिएगा सब, सीखने वाली बात है। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहले हमने ये पढ़ा यहां पर कि जी फोरकास्ट ट्रांजैक्शन अब प्रोबेबल नहीं रही, प्रोबेबल नहीं रही, यानी कि अब वो ट्रांजैक्शन होनी ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने हमें 3 गाइडेंस दी। स्टैंडर्ड ने कहा हेज अकाउंटिंग खत्म कर दो, FVTPL अकाउंटिंग शुरू कर दो डेरिवेटिव की, और जो कुछ OCI में पड़ा है उसे PNL में फेंक दो फौरी तौर पर। ये जो ट्रांसफर एनी OCI टू PNL है, ये क्या है? इमीडिएटली, फौरी तौर पर फेंक दो। ओके, 3 हुक्म दिए स्टैंडर्ड ने। और जब दूसरी सिचुएशन हुई, यानी कि हेज अब इफेक्टिव नहीं रही, जब हेज इफेक्टिव ना रहे तब भी स्टैंडर्ड की मिलती जुलती गाइडेंस है, सिर्फ एक फर्क है, गौर करें। कहता है हेज अकाउंटिंग डिसकंटिन्यू कर दो, वही वहां पर भी वही गाइडेंस थी। डेरिवेटिव की FVTPL अकाउंटिंग शुरू कर दो, वहां पर भी वही गाइडेंस थी। क्या ख्याल है? और OCI में जो अमाउंट है उसको या बेसिस एडजस्टमेंट करो या रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट करो, जैसे नॉर्मल हेज में करते हो। ये डिफरेंट है। अगर फोरकास्ट ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए, ट्रांजैक्शन ही ना होनी हो, तब OCI को फौरी तौर पे PNL में फेंक दिया जाता है, ऐसे ही है ना? यहां पर स्टैंडर्ड ने यह कहा कि जो कुछ OCI में पड़ा हुआ है उसको आप नॉर्मल तरीके से, जैसे बेसिस एडजस्टमेंट में आता है या रिक्लास एडजस्टमेंट में आता है, नॉर्मल हेज में जैसे आता है, उस तरह से उठाकर खत्म करें। ये फर्क समझ आ गया दोनों में? वाजे हो गया ना ये फर्क? दोनों की रिक्वायरमेंट्स में एक बड़ा फर्क। 3 में से 2 रिक्वायरमेंट सेम है, तीसरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है दोनों में। ऐसा स्टैंडर्ड क्यों कहता है, यह भी पता होना चाहिए आपको। ऐसा इसलिए कहता है कि चूंकि हम पहले 31 दिसंबर तक तो इसको इफेक्टिव है जी समझते थे ना, इसका मतलब है 31 दिसंबर तक जो हमारे पास OCI एक्यूमुलेट हो गया था उसकी नॉर्मल हेज वाली अकाउंटिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक हमारा एस्टीमेट यही था कि ये एक नॉर्मल हेज है। तो आपको पता है चेंज इन एस्टीमेट को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं करते, प्रोस्पेक्टिवली चेंज करते हैं। लिहाजा 31 दिसंबर तक जो कुछ भी OCI में आ गया था उसकी नॉर्मल हेज वाली अकाउंटिंग होनी चाहिए, उसको फौरन से PNL में फेंकने की जरूरत नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड कि ये ठीक ठाक मुश्किल है, बट ये उन मुश्किल चीज़ों में से है जो आइंदा आने वाले दिनों में टेस्ट होंगी। लिहाजा ये मेरे लिए पढ़ाना ज़रूरी है और आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर ज़रा 5 मिनट का सब लोग पॉज कीजिए और इसको अच्छी तरह समझिए प्लीज़। आई होप आप सब ने ये देखा है। अब यहाँ पर चूंकि एंटिटी ने बेसिस एडजस्टमेंट ली थी, क्या लिया था? क्या क्या एंटिटी की चॉइस क्या थी, वो कौन सी एडजस्टमेंट करती है? और आपको पता है कंपनी की मर्जी होती है, उसने कहा मैं बेसिस एडजस्टमेंट करती हूँ। तो ठीक है जी, 28 फरवरी को हमने इसको एडजस्ट कर दिया। जैसे ही पीपी रिकॉर्ड हुआ, हमें पता है बेसिस एडजस्टमेंट का तरीकेकार ये होता है कि जिस दिन पीपी रिकॉर्ड हो
उस दिन आप साथ ही OCI को रिवर्स कर दें। ठीक है ना जी। अगर यहां पर एंटिटी इसके बजाय क्या लेती, रीक्लास एडजस्टमेंट लेती, तो क्या होता? तो आपको पता है रीक्लास एडजस्टमेंट में क्या होता है, जब जब एसेट डेप्रिसिएट होता है, एसेट हमारी बुक्स में आ जाता, जब जब वो एसेट डेप्रिसिएट होता साथ साथ OCI PNL में डाला जाता। कितना OCI टोटल? 2.5 मिलियन। वही 2.5 मिलियन, बात उसी 2.5 मिलियन की हो रही है। किस पीरियड का 2.5 मिलियन है? व्हेन दी हेज वाज इफेक्टिव। बात उसी 2.5 मिलियन की हो रही है। ऐसे ही है ना जी। व्हेन दी हेज वाज इफेक्टिव, बात उसी 2.5 मिलियन की है। लेकिन उस 2.5 मिलियन को अगर आप रीक्लास एडजस्टमेंट करते, अगर कंपनी रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट ऑप्ट करती, तो जैसे जैसे एसेट को डेप्रिसिएट किया जाता साथ साथ OCI को PNL में ट्रांसफर किया जाता। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये इंटायरली कंपनी के ऊपर है। अगर कंपनी रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट करे तो अलग है, अगर कंपनी बेसिस एडजस्टमेंट करे तो अलग है। ठीक है, समझ में ये आई कि इफेक्टिवली दो ट्रिकी चीजें हैं, दो एडवांस्ड लेवल की चीजें हैं जो फ्यूचर में टेस्ट हो सकती हैं। पहली चीज ये है कि भाई वो ट्रांजैक्शन अब होनी नहीं है, ट्रांजैक्शन इम्प्रॉबेबल हो गई है, ट्रांजैक्शन नॉट प्रोबेबल। ठीक है ना, अब होनी नहीं है ट्रांजैक्शन, तो क्या करें? और दूसरा ये कि पहले हेज इफेक्टिव थी, हेज वाज इफेक्टिव, और अब हमारा ख्याल ये है बट इज नाउ असेस्ड टू बी इनइफेक्टिव। हमारा अब ये ख्याल है कि ये इनइफेक्टिव है। दोनों में दो बातें तो मुश्तरका हैं। स्टैंडर्ड कहता है डिसकंटिन्यू हेज अकाउंटिंग, हेज अकाउंटिंग को डिसकंटिन्यू कर दो। स्टैंडर्ड कहता है डेरिवेटिव की अकाउंटिंग कौन सी शुरू कर दो? डेरिवेटिव की स्पेकुलेशन वाली अकाउंटिंग शुरू कर दो, यानी कि FVTPL अकाउंटिंग शुरू कर दो। दोनों बातें मुश्तरका हैं, दोनों बातें सेम है। हाउएवर, जब ट्रांजैक्शन प्रोबेबल ना रहे तो फौरन इमीडिएटली जो भी OCI में आपके पास पड़ा है आज तक, OCI टू डेट, उसको उठाओ और उसे PNL में फेंक दो। बट यहां पर ऐसा नहीं है। अगर हेज इनइफेक्टिव हो जाए, पहले इफेक्टिव थी अब इनइफेक्टिव हो गई है, तो फौरन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी OCI में टू डेट पड़ा है उसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट करो, नॉर्मल हेज वाली एडजस्टमेंट करो, नॉर्मल हेज अकाउंटिंग करो। और नॉर्मल हेज अकाउंटिंग क्या होती है कि जो भी OCI में पड़ा है उसको खत्म करने के दो रास्ते होते हैं, या बेसिस एडजस्टमेंट कर दी जाए उसकी, या रिक्लास एडजस्टमेंट कर दी जाए। और बेसिस और रिक्लास एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, उनके कवानीन क्या हैं, कब की जा सकती हैं, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ऐसे ही है ना जी। ये है जी लुबे लुबाब और समरी इस पूरे सिचुएशन की। आई होप आप सब ने इसको समझ लिया। जैसे कि मैंने अर्ज किया, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट में टेस्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह, वहां पर भी आप देखेंगे इसको। अब आ जाते हैं, ये विंटर 15 का क्वेश्चन 6 है जी, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। सब लोग इस क्वेश्चन को एक नज़र रीड करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करेंगे, अपने पास नोट्स में अपने पास जहाँ पर भी क्वेश्चन पड़ा है, सॉफ्ट में या हार्ड में, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे सब लोग प्लीज़। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि जो आज तक टेस्टिंग हुई है वो किस नेचर की टेस्टिंग है। आई होप आप सब ने ये सवाल पढ़ लिया और आपने ये भी रियलाइज़ किया होगा कि यार ये तो बहुत ही सिमिलर है टू आवर एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, इन इफेक्ट ये कि बहुत आसान है एग्जाम क्वेश्चन जो हमें नज़र आ रहा है। क्या ASL signed a contract on 1st May 2015 to buy high-speed machines to cater the growing demand of its products.
मशीन जो है वो $6 मिलियन की आई और अमाउंट पे की गई किस डेट को? 1 अगस्त 2015 को। ASL ने हेज किया फॉरेन एक्सचेंज रिस्क by entering into a 3-month forward contract with a bank to buy USD। अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जाहिर है आपने किसी को पेमेंट करनी होगी तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, कौन सा फॉरवर्ड लेंगे? टू बाय USD। क्या ख्याल है? और अगर आपको किसी से रिसीट आनी होगी वो भी हेज हो सकती है। उस केस में आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, कौन सा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे? टू सेल USD। मैंने जब आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाए तो मैंने दोनों चीजें आपको बताई। बाइंग हो तो क्या होता है, सेलिंग हो तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई रिसीट आनी होगी बाहर के मुल्क से, USA से, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे टू सेल USD। और अगर आपने कोई पेमेंट करनी होगी तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे टू बाय USD। और बाय USD का अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जितना USD महंगा होगा, जितना USD महंगा होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना, बट बिकॉज यू कैन बाय USD एट अ लोअर प्राइस। और अगर सेलिंग USD का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा तो जितना USD सस्ता होगा उतना आपको बेनिफिट होगा, जितना USD की कीमत गिरेगी उतना आपको बेनिफिट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। ये बातें मैं आपको पहले डेरिवेटिव्स के लेक्चर में करवा चुका, ये आपके जहनों में होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ठीक है जी। सो ASL ने हेज किया फॉरेन एक्सचेंज रिस्क 3 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके, जिसमें स्पॉट रेट्स और फॉरवर्ड रेट्स दोनों नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, स्पॉट रेट भी दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है। कहता है उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 30 जून पे और आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अकाउंटिंग एंट्रीज करके देनी है। 1 मई की भी करके देनी है जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, डेरिवेटिव लिया गया है। 30 जून की भी करके देनी है, 1 अगस्त की भी करके देनी है। 9 मार्क्स ओनली। ठीक है, एंड यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज। अगर मैं वो टेबल बना लूं जो मैं टेबल छोटा सा बनाता होता हूं कि व्हाट इज हैपनिंग विद द हेज्ड आइटम एंड व्हाट इज हैपनिंग विद द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इट इज इंडीड वेरी सिंपल। 1 मई पे हमें पता है दोनों पे ना कोई गेन है ना कोई लॉस, नथिंग। 30 जून पे, 30 जून पे अगर मैं स्पॉट का रेट देखूं तो वो 103.2 से बढ़ के 105.38 हो गया, यानी कि वो ₹2.18 बढ़ गया। ऐसे ही है, इंटू $6 मिलियन। इसका मतलब है मुझे इतने का लॉस है, 2.18 इंटू 6 का लॉस है। और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं देखूं तो वो 103.63 से बढ़ के 105.50 हो गया। ठीक है ना जी, जो कि बनता है 1.87 रुपीज का इंक्रीज। तो मुझे इतने का फायदा है ना। सो हमें लॉस है 13.08 मिलियन रुपीज का। ठीक है, और एट द सेम टाइम हमें $6 मिलियन इंटू 1.87 का फायदा भी है जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे आ रहा है। करेक्ट। इसी तरह अगर मैं 1 अगस्त पे देखूं, 1 अगस्त को देखूं तो 1 अगस्त को 103.2 बढ़ के हो गया है 106, है ना। ये बनता है 2.80 का नुकसान इंटू $6 मिलियन। और जो 103.63 है वो भी बढ़ के हो गया 106 फॉरवर्ड में।
जो कि बनता है 2 रुपये 37 पैसे का फायदा। तो ये बन गया जी 11.22 का फायदा, ये बन गया 16.80 का नुकसान, और ये बन गया जी 14.22 का फायदा। तो सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना होता है कि यार मुझे फॉरवर्ड पर कितना फायदा हो रहा है और मुझे हेज्ड आइटम पर कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना होता है, वो हमने डिटरमिन कर लिया। और साथ ही हम ये देखते हैं कि क्या इसमें कोई इन इफेक्टिव पोर्शन तो नहीं है, कोई ओवर एंड अबव चीज तो नहीं है। नजर आया, कोई इनइफेक्टिव पोर्शन नहीं। 11.22 इज नॉट मोर देन 13, 14 इज नॉट मोर देन 16.8। ठीक है ना, कोई इनइफेक्टिव पोर्शन नहीं। आपने यहां पर दो काम करने हैं जी। सबसे पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। पॉज करें, 2 मिनट लगाएं, इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है जी। दूसरा, व्हाट इफ ये मेरी $6 मिलियन की पेमेंट ना होती, मेरी $6 मिलियन की रिसीट होती। मैंने मशीनरी इंपोर्ट ना की होती, मैंने मशीनरी फर्ज करें एक्सपोर्ट की होती। एक्सपोर्ट भी तो करते हैं ना लोग। तो क्या होता? तो क्या मैं फॉरवर्ड, जो यूएसडी फॉरवर्ड है, वो टू बाय यूएसडी लेता या टू समथिंग एल्स लेता? एक तो ये सोचना है। फिर ये जो ऊपर मुझे गेन या लॉस हुए हैं, क्या ये ऐसे ही होते? हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर जो गेन्स एंड लॉसेस अबव आए हैं, क्या ये ऐसे ही होते, इतनी वैल्यू के होते? 10 मिनट आपने इसको पॉज करके यहां पर तसल्ली से इस पे सोचना है जी, सबने प्लीज। ऑलराइट जी, आई होप आप सबने यहाँ पे प्रॉपर पॉज किया है, 10 मिनट सोचा है इसके ऊपर अच्छी तरीके से। तो पहला पॉइंट तो ये कि आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना था ऊपर वाला, विच इज़ राइट, क्वाइट इजी, बिकॉज हम पहले भी बहुत दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जी कैसे गेन्स एंड लॉसेस आते हैं। ठीक है ना, स्पॉट का रेट चूंकि बढ़ रहा है, स्पॉट का रेट क्या हो रहा है सवाल में, चेक करो ना, स्पॉट का रेट बढ़ रहा है। अब स्पॉट का रेट चूंकि बढ़ रहा है और मैंने पे करना है, तो मेरी पेमेंट बढ़ती जा रही है ना। पेमेंट बढ़ रही है तो मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक, जहां तक ताल्लुक है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का, अब चूंकि मैंने डॉलर करना है बाय, मैंने कौन सा डेरिवेटिव लिया है, टू बाय डॉलर्स, और कितने रेट पे बाय कर सकता हूं मैं, 103.63 के रेट पर। जिस रेट पर मैंने डेरिवेटिव लिया, लॉक किया। अब चूंकि ये महंगा होता जा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो दुनिया सारी जो है वो डेरिवेटिव 106 का या डॉलर 106 का ले सकती है, और मैं डॉलर कितने का ले सकता हूं, 103.6 का। तो क्या मुझे फायदा नहीं है? अगर दुनिया सारी 106 का ले सकती है डॉलर और मैं 103.6 का बाय कर सकता हूं, देन ऑब्वियसली आई एम हैविंग अ बेनिफिट। तो मुझे ये बेनिफिट हो रहा है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे। So this is my gain on hedging instrument. This is my loss on hedged item. I hope this portion is clear. Then the second portion, $6 million की रिसीट। अब जो $6 million की रिसीट है, उसके हवाले से ये है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मशीन। अब हम इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे, और ये याद रखें ये कोई ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, ये एक इमेजिनरी चेंज है इन द क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं डिफरेंट तरीके से आता, ये एक इमेजिनरी चेंज है। बच्चों ने कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। सो अगर $6 million की रिसीट होती, तो सबसे पहले तो ये कि आई वुड हैव obtained a forward to sell USD. Why? The answer is very simple. देखो, अगर आपने पे करना हो तो आप कौन सा फॉरवर्ड लेते हो, टू बाय यूएसडी। क्यों? कि जी मैं डॉलर खरीदूंगा, आगे पे कर दूंगा। अगर आपने रिसीव करने हो पैसे, तो आप कौन सा फॉरवर्ड लोगे, टू सेल यूएसडी। क्यों?
कि जी मुझे डॉलर मिलेंगे, मैं आगे सेल कर दूंगा। मार्केट में डॉलर लोग सेल भी तो करते हैं ना, जो बाहर से लोग लाते हैं पैसे, वो यहाँ ला के मार्केट में सेल करते हैं। तो पहली तो बात ये कि आई वुड हैव टेकन अ फॉरवर्ड टू सेल यूएसडी, पहली बात तो ये, ठीक है। तो अगर ये पैसे मिलने होते बजाय देने के, तो आई वुड हैव टेकन अ फॉरवर्ड टू सेल यूएसडी। दूसरा ये कि क्या मुझे गेन्स लॉसेस क्या आते। अब ये भी सुनने वाली बात है, गौर से सब लोग हमतनगोश होकर सुनेंगे। मुझे हेज्ड आइटम के ऊपर लॉस आता। क्या अर्ज कर रहा हूं मैं? हेज्ड आइटम पर लॉस आता, सॉरी गेन आता, नॉट लॉस, गेन आता। कितने का गेन? 13.08 मिलियन का गेन 30 जून को, और 1 अगस्त को 16.8 मिलियन का गेन, 16.80 मिलियन का गेन। हेज्ड आइटम पे क्या आता? गेन आता भाई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गेन आता? बड़ी आसान बात है, गौर से सुनिएगा। अगर आपने डॉलर रिसीव करने हो और डॉलर महंगा होना शुरू हो जाए, डॉलर आपने रिसीव करने हो और डॉलर क्या होना शुरू हो जाए? महंगा, जैसे यहां महंगा हो रहा है, तो बताइए आपको फायदा है नुकसान है? बड़ी बेसिक सी बात है, फायदा है। और अगर आपने डॉलर पे करने हो और डॉलर महंगा होना शुरू हो जाए, तो आपको नुकसान है। इसीलिए जो हमारा सवाल है उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में हमें नुकसान हो रहा है, और अगर मैं इसको ये कहूं कि ये उल्टा है, यानी कि मैंने पैसे रिसीव करने हैं, तो फिर मुझे हेज्ड आइटम पे फायदा हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे क्या होगा? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे इस केस में हमें लॉस होगा। और से देखिएगा कैसे। 11.22 का अमाउंट उतनी है, बस साइन ऑपोजिट हो गए, 14.22 का। अब आप पूछेंगे ये कैसे भाई, लॉस कैसे हो रहा है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे अगर रिसीट का केस होता तो? लॉस ऐसे हो रहा है कि आपने फॉरवर्ड लिया है टू सेल यूएसडी। फॉरवर्ड कौन सा लिया है? टू सेल यूएसडी। और आप कितने रेट पर बेच सकते हैं इस फॉरवर्ड के तहत यूएसडी? कितने पर? 103.6 पर। अब यूएसडी महंगा होता जा रहा है, बाकी दुनिया जो है वो 106 पे यूएसडी को बेच सकती है, आप 103.6 पे बेच सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी हम कहते हैं 103 पे। आप 103 पे बेच सकते हैं, बाकी दुनिया 106 पे बेच सकती है। क्या आपको फायदा है या नुकसान है? आपको भाई नुकसान है। दुनिया महंगा बेच रही है, आप सस्ता बेच रहे हैं, आपको तो नुकसान है। लिहाजा अगर मैंने सेलिंग का फॉरवर्ड लिया होता और यूएसडी महंगा होता चला जाता, तो मुझे नुकसान होता। बात समझ आ रही? इसके बरक्स जब मैंने बाइंग का फॉरवर्ड लिया हुआ है और यूएसडी महंगा हो रहा है, तो मुझे फायदा हो रहा है। और उसकी वजह, उसकी समझना बड़ा आसान है। मैं 103 का खरीद सकता हूं, दुनिया 106 का खरीद सकती है, मैं लकी हूं, मुझे फायदा है। मैं 103 का बेच सकता हूं, दुनिया 106 का बेच सकती है, मैं तो अनलकी हूं, मुझे नुकसान है। आई एम सेलिंग फॉर लेस। इसीलिए मैंने पहले आपसे अर्ज की कि अगर बाइंग यूएसडी का फॉरवर्ड हो तो यूएसडी महंगा होने से फायदा होता है आपको, यूएसडी का रेट बढ़ने से फायदा होता है। और अगर सेलिंग यूएसडी का फॉरवर्ड हो तो यूएसडी का रेट गिरने से फायदा होता है। यहां चूंकि यूएसडी का रेट बढ़ रहा है, तो आपको फायदा नहीं है, फायदे के बजाय नुकसान है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा पॉज कीजिए, तसल्ली से इसको दोबारा से एक दफ़ा देखिए, मेरी पूरी गुफ्तगू को दोबारा सुनिए। ठीक है। सो आपको ना सिर्फ ये नहीं कि आपके सिर्फ पेमेंट के रट्टे लगे होने चाहिए, एग्जाम में अगर रिसीट का सवाल आ गया फिर क्या करोगे? रिसीट भी आनी चाहिए ना। तो अगर यही सवाल रिसीट का होता तो क्या होता? अदर वे राउंड होता, हेज्ड आइटम पे गेन्स आ रहे होते इतनी अमाउंट के, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे लॉस आ रहा होता इतनी अमाउंट का। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर फॉर यू।
अब जहां तक ताल्लुक है इसकी जर्नल एंट्रीज का, तो वो बहुत ही आसान है जी, बहुत ही आसान है। अगर मैं बात करूं 1 मई पर तो कोई एंट्री नहीं है ना, 30 जून से एंट्रीज हैं सारी। अगर मैं बात करूं हेज्ड इंस्ट्रूमेंट, हेज्ड आइटम की, ठीक है, एग्जाम में टाइटल मत दीजिएगा कोई ऐसा हेज्ड आइटम की एंट्री है ये और ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की है, सिर्फ अपने जहन में रखिएगा, ठीक है, टाइटल कोई देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं हेज्ड आइटम का सोचूं जहन में 30 जून पे, तो एज सच क्या कोई जर्नल है 30 जून पे जो मुझे करने की जरूरत है? कोई जर्नल करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो मशीन मिली ही 1 अगस्त को है, ठीक है, आई मेरे पास कब है? 1 अगस्त को। तो मुझे 30 जून पे हेज्ड इन आइटम के ऊपर कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की एंट्री कर लूंगा। एंट्री होगी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट डेबिट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट, सारे का सारा गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। और मैंने वो ऑलरेडी बनाया हुआ अमाउंट 11.22 मिलियन, ठीक है ना जी, 11.22 मिलियन। फिर 1 अगस्त पे अगेन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट डेबिट ओसीआई क्रेडिट। कितनी अमाउंट बनेगी जी? देख लीजिए, 11.22 से अगर कोई चीज़ बढ़ा के 14.22 पे लेके जानी हो तो 3 से बढ़ती है वो, ऐसे ही है ना। 3 मिलियन से डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट डेबिट ओसीआई क्रेडिट, ठीक। साथ ही 1 अगस्त को आपके पास मशीन भी पहुंच गई, जो आपने चीज़ मंगवाई, पीपी टू पेएबल जी। आपका $6 मिलियन की अमाउंट है। और क्या बताता है सवाल? सवाल के मुताबिक 1 अगस्त को व्हाट इज द स्पॉट रेट? जिस दिन आपको मशीन मिली 1 अगस्त को, उस दिन व्हाट इज द स्पॉट रेट? द स्पॉट रेट इज 106। तो ये बनता है 636 मिलियन। अब अगर आप सवाल गौर से देखो तो नहीं लिखा हुआ कि इस ओसीआई की कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, क्या बेसिस एडजस्टमेंट करनी है या रीक्लास करनी है, लिखा हुआ है सवाल में। जब भी सवाल ऐसे मौक़ों पर साइलेंट हो और आपके पास कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट हो, नॉन फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी हो, आप हमेशा बेसिस एडजस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट में भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं, क्या सवाल की रिक्वायरमेंट में ऐसी कोई बात लिखी है? सवाल की रिक्वायरमेंट में भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी, ठीक है ना, कहीं पे भी नहीं लिखा कि बेसिस एडजस्टमेंट करनी है या रिक्लास करनी है। तो जब भी ऐसा हो और नॉन फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी हो, आप बेसिस एडजस्टमेंट कर दीजिए उसकी, ठीक है। अज्यूम कर लीजिए कि यही होगी। तो 1 अगस्त को हम बेसिस एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैसे होगी जी? ओसीआई डेबिट हो जाएगा, पीपी क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 14.22 से, करेक्ट, ऐसे ही है। 14.22 से ओसीआई डेबिट, पीपी क्रेडिट, ठीक है जी। साथ ही 1 अगस्त को एक पेमेंट की एंट्री भी हो जाएगी। 1 अगस्त को ही एक पेमेंट की एंट्री भी हो जाएगी, पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। पेएबल डेबिट होगा 636 से, जो कि पेएबल की अमाउंट है। बैंक क्रेडिट होगा 103.63 के रेट से, जो मेरा फॉरवर्ड का रेट है, 103.63 इंटू 6, क्योंकि मैंने तो इस हिसाब से पैसे देने हैं ना। बात समझ रहे? करेक्ट। और जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो आपके डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट के बराबर होगी, 14.22 के बराबर होगी।
आप चेक कर लीजिए बेशक अपने पास। आपकी ये अमाउंट बनेगी 621.78 और जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी वो 14.22 के बराबर होगी। ठीक है जी। तो महज ये 5 जर्नल्स कर देने के 9 मार्क्स हैं जी। विंटर 15 का क्वेश्चन 6 आई होप आप सबको समझ आ गया। एंड आई ऑल्सो होप कि आपको जो मैंने उसमें एक छोटी सी इटरेशन कराई है कि अगर ये पेमेंट ना होती, रिसीट होती तो क्या होता, वो भी समझ आ गया। अदर वे राउंड होता, जो गेन्स हैं वो लॉसेज होते और जो लॉसेज हैं वो गेन्स होते, जाहिर है। ठीक है, हेज तब भी इफेक्टिव होती क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट है। हेज तब भी इफेक्टिव होती बट अदर वे राउंड होता। इसको 5 मिनट पॉज करके तसल्ली से देखें सब लोग। चलिए जी, आई होप आप सब ने इसको देखा तसल्ली से, आपको समझ आ गई। अब ये एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है, 2013 का सवाल है। आपने एक बात गौर की होगी कि हेजिंग के अंदर मैंने आपको थोड़े से रिलेटिवली पुराने सवाल भी करा दिए हैं, 2013 2015 के जो सवाल आए हैं। एक थोड़ा सा मेरे ख्याल 2017 का सवाल भी किया था हमने हेजिंग का। बहरहाल बाकी सारे टॉपिक्स में मैंने आपको 2017 से पुराने सवालात नहीं कराए। उसकी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि 2017 से पहले ये हेजिंग का टॉपिक तो ऐसा ही था, सिमिलर था। बाकी जो टॉपिक्स हैं देयर हैव बीन चेंजेस इन देम, मेजर चेंजेस इन देम। सो पुराने सवालात बाकी टॉपिक्स के लिए रेलेवेंट नहीं है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और हेजिंग वगैरह के जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर रहे हैं, बाकी टॉपिक्स में काफ़ी चेंजेस आई हैं। स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग में चेंजेस आई हैं 2017 के बाद, लिहाजा उसमें 2017 से पहले के सवाल करना मौजू नहीं है फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है जी। सो विंटर 13 का क्वेश्चन 7 सब लोग रीड करें एक दफ़ा प्लीज़। अरे जी, आई होप आप सब ने सवाल पढ़ लिया। इट्स अगेन एन ईजी क्वेश्चन, सिमिलर उसी तरह का पैटर्न का सवाल है जैसे हमने पहले किया, बट इस सवाल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। कहता है डीएसएल ने एक एग्रीमेंट साइन किया ऑन 1 जून 2013 को फॉर इंपोर्ट ऑफ मशीन। अगेन ये पेमेंट का सवाल है, बट अगर रिसीट का हो तो क्या होगा वो मैंने आपको अभी पिछले सवाल में कराया है। इट्स नॉट अ बिग डील। एग्रीमेंट के मुताबिक द प्लांट वॉज डिलीवर्ड ऑन 1 नवंबर एंड इनवॉइस वॉज पेड ऑन 1 दिसंबर। सो अगर मैं इसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बनाऊं तो मेरे पास सबसे पहले 1 जून को जो है मेरा एग्रीमेंट होता है, फिर मेरे पास 1 नवंबर को जो है वो प्लांट आता है हमारे पास, यानी कि ट्रांजैक्शन डेट है ये। और पेमेंट कब होती है? पेमेंट होती है 1 दिसंबर को। ठीक है जी। कहता है इन ऑर्डर टू हैज दी कमिटमेंट टू पे SK 50 मिलियन। SK कोई फॉरेन करेंसी है जी। ठीक है। DSL ने क्या किया? एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय दी रिक्वायर्ड SK ऑन 1 दिसंबर। अगेन मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर ये पेमेंट ना करनी होती, रिसीट होती, तो फिर क्या होता? यहां पे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लेते? क्या बाय करने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते? अगर ये पेमेंट ना होती और रिसीट होती तो क्या हम बाय करने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते? नहीं, हम सेल करने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते। हम करेंसी को सेल करने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते। ठीक। और उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या लॉक हुआ? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ 15 रुपीज पर SK का रेट लॉक हुआ। एक्सचेंज रेट्स जो मुख्तलिफ डेट्स पे रहे वो दिए हुए हैं आपको। 1 जून का भी दिया हुआ है, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। आपको 30 सितंबर का रोल शायद ना समझ आ रहा हो कि यार 30 सितंबर क्या है, आगे जाके बताएगा कि इसका अकाउंटिंग ईयर 30 सितंबर को एंड होता है। कहता है इट इज पॉलिसी ऑफ DSL to adjust any gain or loss arising on the forward contracts to the value of the imported goods। इससे क्या मुराद है? What does the examiner mean by this? This means कि जो OCI आएगा उसकी बेसिस एडजस्टमेंट करनी है। ये बेसिस एडजस्टमेंट ही होती है ना कि आप उसकी कैरिंग अमाउंट में उसको एडजस्ट कर दें, उसकी कॉस्ट में उसको एडजस्ट कर दें। इससे ये मुराद है।
कहता है उसका ईयर एंड है 30 सितंबर और आप अकाउंटिंग एंट्रीज बना के दें, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील एट ऑल। देखिएगा जी, मेरे पास रेलिवेंट डेट्स जो है ना, हर डेट के ऊपर मैं बनाऊंगा 1 जून, 30 सितंबर, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर। हर डेट के ऊपर मैं बनाऊंगा कि मेरे हेज्ड आइटम को क्या हो रहा है और मेरे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या हो रहा है। 1 जून पे दोनों में कोई गेन लॉस नहीं है। 30 सितंबर तक की अगर हम बात करें तो अगर आप सवाल को गौर से देखो, 30 सितंबर तक क्या हुआ है, 30 सितंबर तक जो मेरा स्पॉट रेट है उस पे मुझे ₹2.5 का गेन हुआ है। और कर रहे हो आप, गेन हुआ है ₹2.5 का। कैसे कह रहा हूँ ₹2.5 का गेन हुआ है? 14.5 से 12 पे गिर गया है, ये गिर गया है तो मुझे गेन है, मुझे फायदा है। और कर रहे हो आप बात, मैंने पे करने हैं ना पैसे, गिर गया है तो मुझे फायदा है। ओके फाइन। अच्छा, सो ₹2.5 इंटू 50, ये बनता है 125। 125 मिलियन का मुझे फायदा है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो 1 नवंबर तक रेट गिर गया, 11.15 पे आ गया। देख रहे हैं, 11.15 पे आ गया रेट, जिसका मतलब है मुझे 3.35 का फायदा है इंटू 50, ये बनेगा 167.5 का फायदा। और एंड पर जाके देखो तो रेट 10 पर आ गया, यानी कि मुझे ₹4.5 का फायदा है, जो कि बनेगा ₹225 मिलियन का फायदा। तो हेज्ड आइटम पर तो जी मुझे फायदा ही फायदा है, गेन हो रहा है मुझे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर आते हैं। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर क्या हो रहा है? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट आप देखो तो 12.39 पे गिर गया हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही है, 15 से 12.39 पर, है ना। तो ये बनता है 2.61 का लॉस, ये बनता है 130.5 का लॉस, है ना। फिर आगे देखें तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट गिर गया 11.35 पर, तो ये बनता है 3.65 का लॉस, है ना। ये बन जाएगा 182.5 का लॉस। फिर आखिरी डेट पर अगर आप देखो तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का रेट नहीं बताया हुआ, क्या है, क्या होगा जी रेट, बताया हुआ मैंने आपको तरीक़ाकार इसको देखने का। इसका रेट सेम होगा जो फॉरवर्ड, जो स्पॉट का रेट है, 10 होगा ना, बताया हो, बेशक एग्जामिनर चलाकियां कर ले हमारे साथ, कोई बात नहीं। तो ये बनेगा 5 का लॉस, इसका मतलब है ये तो 250 का लॉस हो गया मुझे, यानी कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में मुझे लॉस ही लॉस हो रहा है।
अब मेरे 3 पॉइंट्स हैं आपसे। पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, यहाँ पॉज करें इसे और अंडरस्टैंड करें इस कैलकुलेशन को। दूसरा आप मुझे ये बताएं कि यार क्या ये इफेक्टिव हेज है? इज दिस एन इफेक्टिव हेज? ये सोचें। तीसरा आप ये सोचें कि अगर ये पेमेंट ना होती, पेमेंट के बजाय 50 मिलियन एसके की रिसीट होती, 50 मिलियन एसके की रिसीट होती, यानी कि आप मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहे होते, इंपोर्ट ना कर रहे होते, तो क्या होता? व्हाट वुड हैव चेंज्ड इन द क्वेश्चन एंड इन अबव पॉइंट्स? तसल्ली से 5 मिनट इस पे सोचें सब लोग अच्छी तरह। ऑलराइट जी, आई होप आप सब ने इसको देखा है और इसका जवाब बड़ा सादा सा है जी। जवाब ये कि येस इट इज़ एन इफेक्टिव हेज। वाई? बिकॉज द साइंस आर ऑपोजिट। ठीक है ना? और हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप सबको आई होप ऑलरेडी पता है कि जी अगर एक तरफ गेन हो दूसरी तरफ लॉस हो, इट इज़ फाइन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के हेज्ड आइटम पे गेन है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे लॉस है। आमतौर पे इसका अदर वे राउंड होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट इज़ स्टिल एन इफेक्टिव हेज। क्या इस इफेक्टिव हेज में कोई ओवर एंड अबव पोर्शन है, यानी कि इन इफेक्टिव पोर्शन है जिसको इन इफेक्टिव पोर्शन कहते हैं, जो ओवर एंड अबव पोर्शन होता है, यानी कि ऑफसेट करने से ज़्यादा अमाउंट हो कोई? यस बिल्कुल है। जैसे देखो ना, 130.5 का लॉस है, 125 का गेन है, तो जो 5.5 का लॉस है वो ऑफसेट से ज़्यादा है, ऑफसेट से भी ऊपर है। इसी तरह यहाँ पे 15 का लॉस ऐसा है जो ऑफसेट से भी ज़्यादा है, और यहाँ पर 25 का लॉस ऐसा है जो ऑफसेट से भी ज़्यादा है। ऐसा ही है। फिर अगर ये पेमेंट होती, सॉरी रिसीट होती, पेमेंट ना होती 50 मिलियन एसके की, तो क्या करते? बड़ा सादा था। पहली तो चीज़ ये कि हम लेते फॉरवर्ड टू सेल एसके, फॉरवर्ड टू सेल एसके, ऐसे ही है ना, हमने पढ़ा है पहले भी। और ये जो ऊपर गेन्स एंड लॉसेस हमने निकाले हैं ये इनवर्स हो जाते। क्या ख्याल है? ये जो हेज्ड आइटम पे सारे गेन्स आ रहे हैं, ये क्या होते? गेन ना होते, लॉस होते। क्या ख्याल है? जो हेज्ड आइटम है इस पे जो सारे गेन आ रहे हैं, ये गेन ना होते, ये क्या होते? लॉस। और जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे सारे लॉस आ रहे हैं, ये लॉस ना होते, ये क्या होते? गेन होते। उल्टा हो जाता ना सिलसिला। अभी आपको गेन क्यों हो रहा है हेज्ड आइटम पे? क्योंकि आपने पैसे देने हैं और रेट गिरता चला जा रहा है, डॉलर का रेट, एसके को आप डॉलर कह लो, डॉलर का रेट गिरता चला जा रहा है, पैसे आपने देने हैं तो आपको फायदा और आपको कम डॉलर देने पड़ेंगे। अगर आपको रिसीट होती और डॉलर का रेट गिरता चला जा रहा होता तो आपको कम पैसे मिलेंगे। अब आपको नुकसान हो रहा है। बात समझ आ रही है ना सबको? तो इन अगर ये रिसीट होती तो फिर मुझे हेज्ड आइटम पे क्या हो रहा होता? लॉस। उल्टा, उतनी अमाउंट का 125, 167, 225 अमाउंट सेम रहती, साइन ऑपोजिट हो जाता, लॉस होता। और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे क्या होता? गेन होता। क्या ये फिर भी इफेक्टिव हेज होती? हाँ यस बिल्कुल, तब भी इफेक्टिव हेज होती, एब्सोल्युटली इफेक्टिव हेज होती। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर फॉर यू। तो आइए अब, कीपिंग दिस इन माइंड, हम जो ओरिजिनल सवाल है, रिसीट वाली बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल जो सवाल है उसके जर्नल्स कर लेते हैं। बट जाहिर है आप रिसीट वाले पोर्शन की भी जर्नल्स कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है जर्नल तो यहीं से, इसी इसी वर्किंग से जर्नल निकलता है। जर्नल तो इसी वर्किंग का रिजल्टेंट होता है बेसिकली। तो अगर रिसीट भी हो उसका जर्नल भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। बट आइए हम ओरिजिनल जो एग्जाम क्वेश्चन है उसके जर्नल्स कर लेते हैं। सो जर्नल हम शुरू करेंगे 30 सितंबर से, जो कि हमारे पास ईयर एंड है। 30 सितंबर पर हमें मालूम है कि हमें डेरिवेटिव पे एक लॉस आया है, तो हम बुक करेंगे डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। डेरिवेटिव अगर लॉस मेकिंग हो तो लाइबिलिटी होता है ना, 130.5 की। इस लॉस में से 125 जो कि ऑफसेट करने वाली अमाउंट है वो हम डाल देंगे ओसीआई में, और बाकी जो कि ओवर एंड अबव है वो हम डाल देंगे पीएनएल में, अदर लॉसेस में, अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है जी। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड है 30 सितंबर पर
उसका ये जर्नल होगा। 30 सितंबर पे हमारे हेज्ड आइटम का कोई जर्नल नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी खरीदा ही नहीं हमने। ठीक है ना जी। फिर 1 नवंबर पर अगेन अगर आप अपने डेरिवेटिव को देखोगे 1 नवंबर पर तो वो मजीद नेगेटिव हो गया है। देख रहे हो, वो 130.5 से 182.5 पे चला गया, तो वो 52 मिलियन से मजीद नेगेटिव हो गया। मजीद डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी में अमाउंट डाल दी जाएगी 52 मिलियन की। इसमें ओसीआई में कितनी डाली जा सकती है? बड़ा क्लियर है, जितना ऑफसेट करता है उतनी ओसीआई में डाली जा सकती है। यानी कि पहले हमने 125 डाली, वो ऑफसेट करता था, अब हम 167.5 तक ले जाएंगे इसको, ये ऑफसेट करता है। यानी कि 125 से 167.5 जाना हो तो 42.5 डलता है मजीद। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? तो हम ओसीआई में डाल देंगे 42.5 मजीद और बाकी पीएनएल में ले जाएंगे 9.5। अगर आप गौर करो तो 5.5 पहले पीएनएल में गया था, 9.5 अब गया, इन दोनों का सम बनता है 15। ऐसे ही है। और ये 15 क्या है? ये वाली अमाउंट है, इनइफेक्टिव पोर्शन, ओवर एंड अबव पोर्शन, जो वैसे पीएनएल में जाता है। ऐसे ही 1 नवंबर को। अच्छा, फिर 1 नवंबर को मेरा पीपी भी आ जाएगा जी। क्या ख्याल है? 1 नवंबर को मेरा पीपी भी आ जाएगा मेरे पास, पीपी टू पेबल, है ना? और वो आएगा स्पॉट रेट के ऊपर, जो भी 1 नवंबर का स्पॉट रेट है। अगर मैं 1 नवंबर का स्पॉट रेट देखूं तो 1 नवंबर पे स्पॉट रेट चल रहा है 11.15। ऐसे ही है। देखिए सवाल, 1 नवंबर पे स्पॉट रेट है 11.15, तो ये बनेगा 11.15 इंटू 50। करेक्ट? 11.15 इंटू 50 जो कि बनता है 557.5। और चूंकि एग्जामिनर ने हमें बेसिस एडजस्टमेंट का बोला है तो साथ ही हम ओसीआई को भी ख़त्म कर देंगे। हम एंट्री करेंगे ओसीआई क्रेडिट, पीपी डेबिट। पीपी की कॉस्ट में ओसीआई को एडजस्ट कर देंगे। कितने से? ओसीआई में पड़ा है 125 प्लस 42.5, 167.5। और ये यहाँ पे डेबिट नहीं हो रही, यहाँ पे ये क्रेडिट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस था, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था, तो ख़त्म होगा क्रेडिट होके। लिहाजा ये पीपी की कॉस्ट को बढ़ा देगा, कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। बात समझ रहे हैं? आई डू अंडरस्टैंड कि ये एंट्रीज कुछ ट्रिकी हैं, कुछ मुश्किल है। लिहाजा मैं इंकरेज करूँगा कि यहाँ पे आप 5 मिनट की ब्रेक करें और मतलब बेसिकली 5 मिनट के लिए इसको पॉज करें और इसको जहन में समझें प्लीज़ सब लोग। ठीक है जी, आई होप आप सब ने इसको देखा है और इसको समझा है। ठीक है, सो 1 नवंबर तक यूँ होगा। अच्छा, 1 नवंबर के बाद क्या होगा? बिकॉज 1 नवंबर तो है मेरी ट्रांजैक्शन डेट, और हम सबको पता है कि जी ट्रांजैक्शन डेट तक, यानी कि पीपी या जो भी चीज़ आपने ख़रीदी है उसके आने तक तो आप ओसीआई वाली अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन डेट के बाद ओसीआई वाली अकाउंटिंग नहीं होती। अप टू ट्रांजैक्शन डेट तो ओसीआई वाली अकाउंटिंग होती है, उसके बाद ओसीआई में लेके जाने वाला कोई चक्कर नहीं होता। और इसकी लॉजिक भी मैंने आपको बताई है, इसी लेक्चर में बताई, राइट? सो उसके बाद क्या होगा? 1 दिसंबर को फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेबल है, ठीक है ना? वो पेबल जो है जाहिर है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, जिस तरह भी है। वो पेबल अभी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है 557.5 का,
किस रेट पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है? 11.15 पे। 1 दिसंबर को रेट हो गया 10, तो वो पेबल कितना बनेगा? पेबल बनेगा 50 इंटू 10, 500 का। इसका मतलब है पेबल कम हो जाएगा 57.5 से, और इस पे एक एक्सचेंज गेन आ जाएगा। एक्सचेंज गेन ही बोलते हैं ना जी इसको, हम पढ़ाया हुआ मैंने आपको। पीएनएल में एक्सचेंज गेन आ जाएगा एक 57.5 का। करेक्ट। इसी तरह 1 दिसंबर को डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी मजीद बढ़ गई है, डेरिवेटिव पे मजीद नुकसान हुआ है जी हमें, माशाल्लाह। डेरिवेटिव जो कि जिसकी वैल्यू 182.5 थी, अब वो बढ़ के हो गई है 250। 67.5 से मजीद नुकसान हुआ है हमें। अब उस 67.5 का मजीद इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, और इस इंक्रीज में से कुछ अमाउंट डाल देंगे एक्सचेंज गेन के अगेंस्ट 57.5, और बाकी डाल देंगे पीएनएल में अदर लॉसेस में, अदर एक्सपेंसेस में 10.0। अब ये जो एक्सचेंज गेन के अगेंस्ट डाला है, ये वो पोर्शन है जो ऑफसेट करने वाला हिस्सा है, और ये जो ओवर एंड अबव पोर्शन होता है वो हम ऑब्वियसली पीएनएल में अदर एक्सपेंसेस में, अदर लॉसेस में डाल देते हैं। ऐसे ही है ना जी? फाइनली 1 दिसंबर को पेमेंट की एंट्री होगी। जरा गौर से देखिएगा सब लोग ये एंट्री। पेबल खत्म होगा 500 से, 500 मिलियन से पेबल हो जाएगा खत्म, क्योंकि 500 मिलियन पे ही खड़ा है पेबल आज के दिन। 50 इंटू 10 के हिसाब से इज इक्वल टू 500 के हिसाब से पेबल है। बैंक में से पैसे जाएंगे, गौर से देखिएगा सब लोग, काफी ज्यादा। बैंक में से पैसे जाएंगे 750। कैसे कंप्यूट हुआ है? 15 इंटू 50। हमने तो फॉरवर्ड लिया था 750 का, ऐसे ही है ना? हमने तो फॉरवर्ड के तहत पैसे दिए 750। बाकी क्या डेबिट होगा? डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी, चेक कर लें बेशक, 250। इस सवाल में मज़ेदार बात ही ये है कि ये सवाल उल्टा है। इसमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे बजाय गेन होने के लॉस होता है, तो आखिर में बजाय पैसे कम देने के हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, और डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी साथ डेबिट हो रही है। इसीलिए मैं ये सवाल, बेशक ये बहुत पुराना सवाल है, सालों साल पुराना सवाल है, मैं स्टिल ये सवाल ज़रूर कराता हूँ। बड़े मज़ेदार सवाल है ये। क्लियर है जी? दो काम आप करेंगे। पहला तो ये कि यहाँ पे ब्रेक, पॉज कीजिए और इसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। दूसरा ये कि आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। इसी सवाल में अगर रिसीट हो तो क्या होगा, वो आपने खुद से सॉल्व करना है, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपने मुझसे मांगना है कि जी आप अपना जो सोल्यूशन है इसी सवाल का, अगर रिसीट हो तो क्या होता है, अगर ये 50 मिलियन एसके की रिसीट हो तो क्या होता है। जी अपना सोल्यूशन ज़रा आप हमसे शेयर करें ताकि हम इसको कंपेयर करें। ठीक है जी? यहाँ पे 5 मिनट इसको पॉज कीजिए, तसल्ली से इसको देखिए। सो आई होप आप सब ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। कैसे? कि पहली एंट्री तो ये है कि जी हमने एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड कर लिया, पेबल को रीमेजर कर लिया। पहले वो 11.15 के रेट पे रिकॉर्डेड था, अब वो 10 के रेट पे रिकॉर्डेड है, लिहाजा वो 557.5 से गिर के 500 रह गया। ये तो हमारा हो गया पेबल की रीमेजरमेंट। फिर हमने डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी कि फॉरवर्ड को भी रीमेजर कर लिया, जो कि पहले 182.5 नेगेटिव था, अब वो बढ़ के 250 नेगेटिव हो गया, यानी कि 67.5 से मजीद नेगेटिव हो गया। ऐसे ही है ना? ये इजाफा कितने का है? 67.5 का। तो हमने मजीद डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी 67.5 से रिकॉर्ड कर ली। उसमें 57.5 हमने रिकॉर्ड किया एक्सचेंज गेन के अगेंस्ट। कौन से एक्सचेंज गेन के अगेंस्ट? इस एक्सचेंज गेन के अगेंस्ट,
ये इसी को तो ऑफसेट कर रहा है, इसी को तो हेज कर रहा है। क्या ख्याल है? हमारी एग्जाम्पल 1 याद करें, वो भी ऐसी थी। एग्जाम्पल 1 हमने अपने नोट से की थी, वो भी ऐसी थी। इसी को तो ऑफसेट कर रहा है ये, इसी को तो हेज कर रहा है। उस हद तक 57.5 ऑफसेट हो गया। बाकी ओवर एंड अबव जो 10 था वो पीएनएल में चला गया। अब आप कहेंगे ये ओवर एंड अबव 10 जो पीएनएल में गया है, ये तो सिर्फ ये 10 नहीं गया, इससे पहले भी 15 ओवर एंड अबव के नाम पे पीएनएल में जा चुका है। ये 5.5 और ये 9.5, तो ये 15 ओवर एंड अबव के नाम पे पीएनएल में जा चुका है। यानी कि 15 ये और 10 ये। इसका मतलब है 25 जो है, 25 मिलियन का लॉस ओवर एंड अबव के नाम पे पीएनएल में जा चुका है। ऐसे ही है ना? कैसे जा चुका है? ऐसे जा चुका है कि अगर आप गौर करो ओवर एंड अबव कितनी अमाउंट बनती है एंड तक क्यूमुलेट होके, तो वो 25 ही बनती है। तो बिल्कुल ठीक गया है, इसका मतलब है। बात समझ रहे? फिर फाइनली हमने पेबल पे ऑफ कर दिया। 500 मिलियन रुपए का पेबल था, वो पे ऑफ हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली उसको पे ऑफ करने के लिए हमारी जेब से 750 मिलियन रुपए लगे। कैसे भला? क्योंकि हमें हेज करने का शौक था, हमने फॉरवर्ड लिया हुआ था, और फॉरवर्ड में यह था कि 15 रुपए के हिसाब से आपने पेमेंट करनी है। वो की तो 750 मिलियन रुपए पड़े हमें। अब ये जो 250 इजाफी पड़े हैं, ये किस वजह से पड़े हैं? इस डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी की वजह से पड़े हैं। इट इज दी other way around mirror image of what we used to do in some of our other questions. वहां पे डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट होता था तो पैसे कम देने पड़ते थे। यहाँ डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो पैसे ज्यादा देने पड़े हमें। सो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो दूसरी बात मैंने आपसे होमवर्क के तौर पे कही है, रिसीट, इसी को रिसीट बना के करना और व्हाट्सएप पे मुझसे सोल्यूशन मांग के कंपेयर करना, ये आप सबका होमवर्क है जी। ठीक है जी। देन फाइनली आखिरी चीज, हेजिंग के टॉपिक की आखिरी चीज हमारे इस लंबे से लेक्चर की, बहुत ही लंबा हो गया लेक्चर, इसकी आखिरी चीज क्या? हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। मैंने आपसे अर्ज किया था कि हेज की 3 इकसाम होती हैं। एक होती है फेयर वैल्यू हेज, एक होती है कैश फ्लो हेज, और एक होती है हेज ऑफ अ नाइफो, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। ये तीसरी किस्म होती है। 2 एग्जाम की डिटेल्ड अकाउंटिंग मैंने आपको बताई है। ये तीसरी किस्म क्या है? ये बहुत ही एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से रिलेट करती है। याद रखें, अगर किसी पेरेंट ने अपनी किसी फॉरेन सब्सिडरी को, फॉरेन सब्सिडरी से मुराद ऐसी सब्सिडरी जो पाकिस्तान से बाहर है, कोई लोन दिया है फॉरेन करेंसी में, कोई लोन दिया है फॉरेन करेंसी में, किसी पेरेंट ने अपनी किसी फॉरेन सब्सिडरी को कोई लोन दिया है फॉरेन करेंसी में, तो ऐसे लोन को कहते हैं नाइफो, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, इट इज पार्ट ऑफ योर नेट इन्वेस्टमेंट, इट इज पार्ट ऑफ योर नेट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन ऑपरेशन। अगर ये पेरेंट इस लोन को, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी लोन है, इसको हेज करने की कोशिश करता है, तो इस हेज को क्या बोलेंगे? हेज ऑफ अ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। इसके हवाले से 2 बातें याद रख लीजिए। पहली बात, इसकी मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ देखेंगे। जाहिर है पेरेंट सब्सिडरी की अकाउंटिंग, फॉरेन सब्सिडरी की अकाउंटिंग, फॉरेन लोन्स वगैरह देखेंगे तो समझेंगे ना इसे। दूसरी बात यह कि इसकी जो अकाउंटिंग है वो सेम एज कैश फ्लो हेज। इसकी जो अकाउंटिंग डायनामिक्स हैं
सेम एज कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग है। जैसे कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बताइए स्टैंडर्ड ने इसकी भी। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट की जा सकती है, बेसिस एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती। क्या कहा मैंने? इसमें सिर्फ रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट की जा सकती है, बेसिस एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती। कैश नॉर्मल कैश फ्लो हेज में दोनों की जा सकती हैं, इसमें सिर्फ रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट अलाउड है। दैट इज इट, इतनी सी बात। यानी कि इसकी बुनियादी अकाउंटिंग वही है कैश फ्लो हेज वाली, उसी तरह करते हैं, ठीक है ना। हाउएवर सिर्फ रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट अलाउड है, ठीक। अब इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं कि जी ये लोन है तो ये इन्वेस्टमेंट का हिस्सा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, लोन्स इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। बल्कि फाइनेंस के अंदर तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, या आप उस कंपनी में इक्विटी डाल दें या उस कंपनी में डेट डाल दें। फिर ये लोन का ट्रीटमेंट क्या होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में क्या ट्रीटमेंट है, सेपरेट में क्या ट्रीटमेंट है, लट्टम पट्टम सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि इसकी सारी अकाउंटिंग सेम कैश फ्लो हेज वाली है, सिर्फ ये कि बेसिस एडजस्टमेंट नहीं होती, इसमें रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट होती है। एंड दिस इज इट फॉर दिस क्लास जी, थैंक यू वेरी मच।